2 1 नमस्कार एवरीबॉडी, हेलो, सलाम, सत श्री अकाल सभी को। हम लोग फिर से आपके सामने हैं। इस बारी महादीन हम लोगों के साथ नहीं है, पर ख्याली और मैं इस बार स्ट्रीम करेंगे। और महादीन नहीं है, ये बहुत अच्छा मौका है क्योंकि हम फिर इसको हिंदी में कर सकते हैं स्ट्रीम को। और आज की स्ट्रीम जिस टॉपिक पे है वो है एक शॉर्ट वीडियो है मुफ्ती वाजदी साहब की, और वो है वीगनिज्म वर्सेस मीट कंजम्पशन के ऊपर। तो इस हमारे स्ट्रीम का जो मौजू है वो ये है कि उसकी जो उनकी आर्गुमेंट में जो फैलेसीज हैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करने का ये मौजू है। बाकी किसी और टाइम हम हो सकता है कि वीगनिज्म पे या वेजिटेरियनिज्म पे कोई पॉजिटिव केस प्रेजेंट करेंगे, वो एक फ्यूचर में प्रोजेक्ट हो सकता है। बट आज के लिए जो है वो सिर्फ इतना ही है कि हम उस वीडियो को और उनके जो लॉजिक्स जो मुफ्ती साहब ने प्रेजेंट किए हैं उसको तनकीदी नज़र से उसका जायज़ा लें बेसिकली। ख्याली, वेलकम टू द स्ट्रीम, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? हाय फाइलो, हाय एवरीवन। बिल्कुल जैसे फाइलो ने बताया, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। हमने दोनों ने थोड़ा सा इसको देखा और हमें इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स हैं हमने सोचा कि इसको हमें रिव्यू करना चाहिए। तो आई थिंक हमें लेट्स जस्ट गेट राइट इनटू इट, बिकॉज वो आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि टाइम इस पे लगाएंगे, हम उनके पॉइंट्स पर डिस्कस करें। ऑलराइट, सो ख्याली, ये वीडियो आप लोगों को दिख रही है, राइट? आपको सभी को दिख रही है? जी बिल्कुल दिख रही है। तो ये वीडियो है, इसका टाइटल है कुर्बानी, ईद उल अज़हा और फिर मीट कंजम्पशन वर्सेस वेजिटेरियनिज्म, राइट? ये मेरे ख्याल से कब की पोस्ट की हुई है? ये 1 महीने पहले करीब पोस्ट की है मुफ्ती साहब ने, मेरे ख्याल से ईद उल अज़हा के आसपास। हाँ, ईद के आसपास के टाइम की है ये, राइट? ईद उल अज़हा के आसपास के टाइम की है, राइट? तो अपन इसको चलाते हैं और देखते हैं क्या है पॉजिटिव केसेस मुफ्ती साहब ने जो प्रेजेंट किए, क्या पॉइंट रखना चाह रहे हैं। तो आगे मैं मुफ्ती साहब पढ़ता हूँ कि एक जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर हम ये कहें तो उसमें कहा जाता है कि अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, और अल्लाह ताला के जो 99 नाम है उसमें रहमान और रहीम भी आता है। तो क्या लेकिन फिर जो हमारे आर्य समाज के जो दोस्त है और हमारे कुछ हिंदू भाई भी ये सवाल करते हैं कि फिर आप बकरा ईद के ऊपर इतने सारे जानवरों को आप जमा करते हो। जी फाइलो, आपने पॉज किया वीडियो? सॉरी, आई वाज ऑन। हाँ, मैं पॉज पे था। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको आवाज आ रही है और तेज तो नहीं चल रहा वीडियो कहीं? नहीं, वीडियो नॉर्मल स्पीड से चल रहा है और मुझे वीडियो की आवाज भी आ रही थी। ओके, मैंने इसको 1.5 पे चलाया था, तो मैं इसको 1.25 पे रख रहा हूँ और क्वालिटी इसकी मैं और बेहतर कर देता हूँ, है ना? हाँ ठीक है। तो उनकी कुर्बानी दे दो। तो क्या अल्लाह ताला सिर्फ इंसानों के ऊपर ही अपनी रहम और एहसान करते हैं, जानवरों के लिए वो रहमान और रहीम नहीं है? तो इस पे आप थोड़ी वजाहत करें। ये सवाल कोई नया नहीं है, ये सवाल बहुत पुराना है और आर्य समाज के लोग गुज़िश्ता 150 साल से सवाल कर रहे हैं और 150 साल में हमने हजारों मरतबा इस सवाल का जवाब दिया है। इसीलिए इस सवाल का जवाब मेरे पास एक नहीं बल्कि 5 है, ठीक है? और उसके लिए थोड़ा सा मुझे वक्त दरकार होगा इन 5 जवाबों को मुख्तसरन बयान करने में, ठीक है? जी। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि हम अगर जानवरों को बगैर किसी अल्लाह ताला की इजाजत के, बगैर अल्लाह ताला की, बगैर जो कि मालिकुल मुल्क है, पूरी कायनात का मालिक है, उसकी इजाजत के बगैर अगर हम जानवरों को सताएं तब तो वाकई जुल्म हो। लेकिन जब हम अल्लाह को, परमेश्वर को मालिकुल मुल्क मानते हैं, यानी इस पूरी कायनात का मालिक मानते हैं, तो कायनात के अंदर तो जानवर भी तो आ गए ना, तो जानवरों का भी मालिक है। अब अगर वो ये कहता है कि भाई इन जानवरों को तुम खा सकते हो और उन जानवरों को ना खाओ, उसकी इजाजत के बावजूद भी अगर हम उन जानवरों को हलाल न समझें तो ये बड़ा जुल्म है कि मालिक ने अलाउ कर दिया, उसके बावजूद भी हम। ख्याली, आप मेरे को रोक देना जब भी ऐसा लगे कि आपको कोई पॉइंट वो करना है, या आप कहें तो ये पूरे 5। हाँ नहीं, अपना ये वाला एक एक पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे, तो ये पॉइंट अपना पूरा कर लें तो फिर हम नेक्स्ट उस पे जाते हैं। ठीक है, हाँ वही ठीक। उसको हलाल नहीं समझ रहे, ये ज्यादा जुल्म है, बड़ा जुल्म है। एक तो बात ये है। दूसरा ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया मुफ्ती साहब का। वो ये है कि अगर आप किसी खालिक कायनात को मानते हैं, ठीक है, चलो आपने उसको किसी तरह से आपने प्रूव कर दिया, ठीक है, उस खालिक कायनात को आपने जब प्रूव कर दिया कि वो एग्जिस्ट करता है, तो वो जो कमांड देगा, राइट,
वो कमांड आपको मानना पड़ेगी। पहली तो ये उनका ये है। और अगर उसने कमांड दी है कि आपको मीट खाना है तो आपको खाना है बेसिकली, राइट? तो फिर वो आपके लिए हलाल है बेसिकली, राइट? हलाल है और वो जायज़ है, ठीक है, और उस पे जायज़ है बेसिकली। एतराज़ नहीं करना चाहिए। तो मेरा एक पहला एतराज़ मैं रख देता हूँ इस पे। पहली चीज़ तो ये जो ये है, ये इसको परमिट किया गया है, ठीक है? इसको एज़ एडिक्ट तो नहीं बनाया गया है, राइट? हलाल किया है, इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि आपको खाना ज़रूरी है, राइट? ये आपके लिए हराम नहीं है, ठीक है? ये आपके लिए हलाल किया है। इसका मतलब ये जायज़ है, लेकिन ये आप पे पाबंदगी नहीं है कि आपको खाना ही है, राइट? पर जो तासुर मुझे यहाँ मुफ्ती साहब की बातों से लग रहा है, वो ये लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि नहीं, ये मैंडेटरी हो गया है। तो ऐसा कुछ है क्या? मेरी थोड़ी वज़ाहत कर मेरे दीजिए। मेरे ख्याल में थोड़ा अगर हम शायद मुफ्ती साहब का वो एग्जैक्ट जुमला अगर दोबारा सुन लें, ताकि हम बिल्कुल उनको, जैसे हम कहते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश होती है हम स्टील मैन करें और कोई भी गलत जो बात वो ना कहना चाह रहे हो हम वो ना करें। तो अगर वो वाला पार्ट हम दोबारा चलाएं हाँ, मैं हो ताकि सकता है शायद उनके कुछ जी, लफ्ज़ों को मैं गलत समझ गया हूँ। हाँ, तब तो ताकि वाकई जुल्म मैं हो। भी एक लेकिन जब हम बिल्कुल अल्लाह को, परमेश्वर को मालिकुल मुल्क मानते हैं, यानी इस पूरी कायनात का मालिक मानते हैं, तो कायनात के अंदर तो जानवर भी तो आ गए ना, तो जानवरों का भी मालिक है। अब अगर वो ये कहता है कि भाई इन जानवरों को तुम खा सकते हो और उन जानवरों को ना खाओ, इस उसकी इजाजत के बावजूद भी अगर हम उन जानवरों को हलाल न समझें तो ये बड़ा जुल्म है कि मालिक ने अलाउ कर दिया, उसके बावजूद भी हम उसको हलाल नहीं समझ रहे हैं। ये ज्यादा जुल्म है, बड़ा बड़ा जुल्म है। एक तो बात ये है। दूसरी बात, दूसरा जवाब, समझे, आप पॉज कर दें, आप समझे, हाँ, वो हाँ, नहीं, आपकी बात उसने समझ में आ हलाल गई कर होगी। दिया, उसको हम हाँ, हलाल तो समझ रहे हैं, पर हलाल हाँ, समझने का मतलब ये ज़रूरी नहीं है ना कि उसको खाना है। हाँ, मेरा ये ये लेकिन उन्होंने सवाल है। कहा नहीं ना, ये उन्होंने कहा, ये उन्होंने जो भी, अगर आप उनके एग्ज़ैक्ट अल्फ़ाज़, इसलिए मैंने कहा था कि हम अल्फ़ाज़ अगर गौर से सुन लेंगे, तो शायद हाँ, हाँ। हमें हमें अगर मुझे भी कोई गलती ना लग रही हो, तो हाँ, उन्होंने हाँ। जो कहा कि अगर खुदा ने, अल्लाह ने, जो कि मालिक है अकॉर्डिंग टू देयर बिलीफ, अगर उसने एक चीज़ को जायज़ करार दे दिया है, तो फिर उस चीज़ को जायज़ ना समझना, ये चीज़ गलत होगी। तो वो ये नहीं कह रहे कि उस चीज़ को ना खाना या उस जायज़ काम को ना करना, ये गलत हो जाएगा, ये ज़ुल्म होगा। वो ये कह ओके, रहे हैं उस ओके, ओके। जायज़ चीज़ को जायज़ ना समझना, ये चीज़ हमारे लिए गलत होगी। ओके, ओके। सो ओके, हाँ, मतलब सटल डिफरेंस है इसमें कि वो हाँ, कह रहे हैं कि अगर आप अपनी एथिकल थियरीज़ इस पे लगाओगे हो और आप इसको कहते हो कि नहीं, मेरी एथिकल थियरीज़ के हिसाब से ये नाजायज़ हो जाता है, तो फिर वो गलत है, क्योंकि फिर वो इट्स इन कॉन्ट्रडिक्शन विद खालिक कायनात की मिल्कियत, जो भी आप उसको कह लें, राइट? तो ये इसका बिल्कुल। एग्ज़ैक्ट जो है वो मतलब मीनिंग उनका निकल पॉइंट रहा है। ऑफ व्यू ये है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि गिवन यानी अगर हम ये मान लें कि अल्लाह है और उसने ये जायज़ करार दे दिया है, ये दोनों प्रेमिस हम मान रहे हैं। तो हुँ, हुँ, फिर हुँ। अगर फिर उसके बावजूद अगर हम ये दावा करें या अपना ये नज़रिया रखें कि नहीं, ये जायज़ नहीं है या ये गलत बात है, तो ये गलत बात होगी अकॉर्डिंग टू मुफ्ती साहब। राइट, राइट, राइट। अच्छा, चलो, तो तो मतलब ये आप, फिर इसमें हाँ, इसमें फिर जो प्रॉब्लम अगर आती है, तो वो ये सिर्फ़ ये आ सकती है, आप इस पे एक कह सकते हो कि चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि कोई गॉड है, तो अगर आप उसमें वो अ, खुदा आपको कमांड करता है कोई चीज़ करने के लिए, पर अगर आपका ज़हन उसकी इजाज़त नहीं दे रहा है, तो यहाँ एक तज़ाद पैदा हो गया आपके ज़हन और उस खालिक कायनात या खुदा की जो समझ है उसके बीच में, ठीक का है? जो हुक्म है या जो उसने या जो हमें, हुक्म है या जो उसका जो भी उसकी समझ है, वो फॉर जो जो भी ये है कि ऑल नोइंग है, वो कह सकते हो, या जो भी उसकी समझ है, वो समझ हमारे परे है, ठीक है? तो अगर ये है, तो उसको आप कैसे स्क्वायर करोगे? क्योंकि ये तो फिर यूथिफ्रोस डायलेमा के इसमें आ गए हम, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। बिल्कुल, यानी कि बेसिकली ये कह रहे हैं कि डिवाइन डिवाइन कमांड थ्योरी और मुस्लिम्स जनरली स्पीकिंग, वो उसके दरमियानी राह ढूँढने की कोशिश ज़रूर करते हैं। लेकिन अगर उसूली तौर पे देखा जाए तो वो डिवाइन कमांड थ्योरी को ही मानते हैं। डिवाइन कमांड थ्योरी का मतलब ये है कि वही चीज़ सही है जो अल्लाह ने जिसको सही करार दिया है। तो यहाँ पर एक तो ये कि यूथिफ्रोस डिलेमा जो है वो बिल्कुल यहाँ पर उस पर सवाल उठता है। और इसको हम थोड़ा-सा वाज़ेह करने के लिए आई थिंक मैं इसमें 2 पॉइंट्स उठाऊँगा। एक तो ये कि सब बुनियादी सवाल ये है कि अल्लाह जो है वो उस बकरे का या उस जानवर का भी मालिक है। बिल्कुल अच्छी सही बात है।
अब सवाल ये है कि जब आपने ये कहा कि वो मालिक तो उस जानवर का भी है, लेकिन उस मालिक ने उस जानवर को की जान को इंसानों पर हलाल कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि, और आप कह रहे हैं कि इसलिए क्योंकि कर दिया है इसलिए अब हमें उसको जायज़ समझना चाहिए। तो देखें, यानी और यहीं पर ये सवाल उठता है कि अगर उस मालिक ने कहा होता, बड़ी कंट्रोवर्शियल या बिल्कुल मैं अजीब सी सिर्फ सवाल करने के लिए कर रहा हूँ कि एक ख़ास नस्ल के इंसानों को मारना जायज़ है, तो आप कहते कि बिल्कुल वो भी जायज़ होता। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ये मानना पड़ेगी फिर बात कि ये जो आपको ये जो फितरा आर्गुमेंट भी अक्सर देते हैं कि देखो हमें तो पता है ये चीज़ गलत है, ये अक्सर इंसेस्ट पर भी सवाल उठाते हैं ना कि अच्छा आप फिर ये बताओ इंसेस्ट कैसे गलत है, इनको कैसे पता कि इंसेस्ट गलत है। ये इंसेस्ट की आर्गुमेंट को एज एज अ गिवन लेके फिर कोशिश करते हैं प्रूव करने की कि देखो इससे साबित होता है कि, यहाँ तक कि वो उससे खुदा भी साबित करने की कोशिश करते हैं। तो बात बिल्कुल ये कि बिल्कुल अब बिल्कुल अगर इस रूल पे हम आ जाएं तो आप ये कह देते हो या इस तरह के किसी भी रूल पे जिस पे इंसान की तबीयत जो है उसको उस पे कोई चीज़ बुरी लगती है उसको नेचुरली, लेकिन इस्लाम या कोई भी खुदा का जो मज़हब है वो उसको अलाउ करता है, तो आप कहते हो कि नहीं फिर हमें इसको जायज़ समझना चाहिए। तो फिर जो सवाल मैंने उठाया वो बनता है कि फिर जो भी चीज़ खुदा ने अपने रिलीजन में अलाउ की है फिर आप उस पर सवाल नहीं उठाओगे। अब यानी फिर वही पॉइंट आएगा कि अब किसी और रिलीजन में अगर किसी ख़ास नस्ल के इंसान को मारने की इजाज़त दे दी गई हो, तो आप उस पर एतराज़ नहीं उठा सकते। ये याद रखिएगा मुफ्ती साहब। जो बिल्कुल दलील बिल्कुल आपने दी है, इस दलील के तहत अब आप उस मज़हब की इस रूलिंग पर एतराज़ नहीं उठाएँगे। आप एतराज़ करेंगे तो ये बिल्कुल करेंगे कि आपका मज़हब झूठा है क्योंकि आप और फिर आप उस मज़हब को झूठा साबित करने के लिए दलीलें देंगे। लेकिन उन दलीलों में ये दलील या मॉरल रूलिंग्स, इस तरह की जो शरई अहकामात हैं उस मज़हब के, जो कि आपको लगेगा कि ये देखो कितनी गलत रूलिंग है, ये कितना जुल्म पर मबनी है, ये इस तरह के एतराज़ात आप नहीं उठा सकेंगे मुफ्ती साहब, ये आप याद रखिएगा, इस तरह के पॉइंट आपने उठाया। बिल्कुल बिल्कुल इस पे एक बारी मैंने मुफ्ती साहब से सवाल भी उठाया था कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कोई एक रिलीजन की भी ज़रूरत नहीं है, किसी एक मज़हब की भी ज़रूरत नहीं है। यही कह लें किसी एक बंदे का क्लेम है कि उस पे वही आई है और वो वही में उसको ये कमांड दी गई है कि भाई सारे 5 साला बच्चों को कत्ल कर देना चाहिए, राइट? इस पे भी आप फिर वो नहीं उठा सकते, कोई फिंगर नहीं उठा सकते बेसिकली। बिल्कुल। पर मैं ख़याली भाई 1 मिनट आपको रोकूँगा, थोड़े से कमेंट्स आए हैं अपने, मैं वो पढ़ देता हूँ फिर अपन आगे बढ़ते हैं इस पे। सॉरी मैंने आपको बीच में तो नहीं रोका कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने अपना एक पहला आर्गुमेंट तो रख दिया था। हाँ, हाँ, ठीक है। ये मूरा डाकू, वेलकम मूरा डाकू, थैंक्स टू सी यू ऑलवेज़ हियर। और फिर अपने मादिन भाई भी है, मादिन, गुड टू सी यू हियर एज़ वेल। मिसिंग यू डेफिनेटली, और नॉट मिसिंग यू क्योंकि बिकॉज़ वी कैन डू स्ट्रीम इन हिंदी फाइनली। ऑलराइट, another one from Mahadin. Good to see this. Good to Yes, good to see this, and definitely we should do a stream in English on this pretty soon, and probably will make a positive case for veganism or हाँ, लेकिन something like that, right? So yeah, ये जो आपने कमेंट इंग्लिश में पढ़ें लेकिन उस पर कमेंट उर्दू हिंदी में करें। हाँ, वो बात सही है। ये इस जो इस तरह की स्ट्रीम हमें आगे भी करना है, वीगनिज़्म पे हमें एक स्ट्रीम करना है और देखते हैं वो कैसी होती है। वेजिटेरियनिज़्म, वीगनिज़्म, कोई एक पॉजिटिव स्ट्रीम हम लोग डेफ़िनेटली करेंगे आगे। अब वो हिंदी उर्दू में होगी या इंग्लिश हिंदी उर्दू में होगी, वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। पर हम आर्गुमेंट से आगे मूव करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने भाई लोग कोई अगर जुड़ना चाहते हैं तो बने रहिए। हम लोग 20 मिनट में ये रिव्यू ख़त्म करके आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए लिंक पब्लिक कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, जुल्म, आपने कहा कि भाई जानवरों को खाना जुल्म है। जुल्म के मुख्तलिफ दर्जात हैं, ठीक है? तो कम दर्जे का जुल्म, ज्यादा बड़े दर्जे का जुल्म।
लेकिन जुल्म होने में सब चीजें सब बराबर के शरीक होते हैं। मिसाल लीजिए, अगर आपके नजदीक जानवर को काटना और उसको खाना जुल्म है, तो फिर भाई जानवर के ऊपर सवारी करना भी जुल्म है। क्योंकि आप जानवर से पूछ के नहीं बैठते उसकी पीठ के ऊपर कि जी जनाब मैं आपकी पीठ के ऊपर सवारी कर सकता हूं कि नहीं, और वो सर हिलाकर जवाब देता होगा हाँ जी बैठ जाओ। ऐसा नहीं होता। आप उसको आपने उसको खरीदा, आप उसके मालिक हैं, आप उसको उसकी पीठ के ऊपर बैठ जाते हैं, ये भी जुल्म का एक दर्जा है। ठीक है, उससे दूध निकालना, गाय का दूध निकालना, क्या आपने गाय से पूछा है कि जी दूध निकाल लें आज, या आज आप अपने बछड़े को पिलाएंगी? ऐसा तो नहीं होता ना। आप सिर्फ इसलिए कि मेरी मिल्कियत में ये गाय है इसलिए मैं इसका दूध निकालूंगा, महज इस वजह से आप उसका दूध निकाल लेते हैं। ये भी एक जुल्म है, क्योंकि जो चीज उसने यानी मैं आपसे कोई चीज आपकी इजाजत के बगैर ले लूं तो क्या ये नहीं कहा जाएगा कि मैंने आपके ऊपर जुल्म किया? और आप जो है गाय का दूध उसकी इजाजत के बगैर ले रहे हैं, ये भी जुल्म का एक दर्जा है। तो ऐसे ही अगर गोश्त खाना या किसी जानवर को हलाल करना, ज़िबा करना, अगर ये जुल्म है तो ये भी सारे जुल्म हैं, क्योंकि ये बगैर इजाजत के आप जानवर की इजाजत के बगैर करते हैं। जुल्म होने में सब शरीक है। आप ये कह सकते हैं कि एक छोटा जुल्म है, एक बड़ा जुल्म है, लेकिन अगर आप छोटे जुल्म को जायज करार समझते हैं और उसको मुनासिब समझते हैं, तो फिर बड़ा जुल्म जो है उसको भी जायज समझिए। ठीक है, आगे चलिए। मिसाल के तौर ऑलराइट, दिस इज नंबर 2। जी, आप इस पर कमेंट करें जरा। मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा इसको ज्यादा वो करेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं ये सोचता हूँ कि इस बात में मैं मुफ्ती साहब से एटलीस्ट इत्तेफाक रखता हूँ कि उन्होंने ये चीज़ तो सही कही है कि ये डिफरेंट ग्रेड्स हैं, राइट। अगर आप किसी एक जानवर पे सवारी कर रहे हैं, वो भी आप उसकी बिना, मतलब अगर बिल्कुल एक फंडामेंटल लेवल पे आप देखें तो ये सारे जुर्म हैं, उनके ग्रेड्स अलग हैं बेसिकली। और वो ये है कि एक पे आप सवारी कर रहे हैं बिना उसकी परमिशन के, दूसरे में आप उससे या तो उससे कोई मिल्क ले रहे हैं या उससे कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं आपके लिए, वो भी बिना कंसेंट के। तो फंडामेंटल लेवल पे तो यहाँ कंसेंट की बात बिल्कुल सही है कि ना आपने कंसेंट मिल्क के लिए ली है, ना कंसेंट आपने उसके सवारी के लिए ली है। पर अगर सिर्फ ग्रेडिंग के लेवल पे देखे जाएं तो किसी एक की जान लेना और उसका किसी तरह से एक इस्तेमाल लेना, दोनों में बहुत फ़र्क हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इसमें भी एक और चीज़ ये है कि यूजुअली जो ह्यूमंस के साथ जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, जैसे गाय ले लीजिए आप, ठीक है। अब जो गाय है वो जो है सालों दर साल, आप कह सकते हो गाय जो है वो डोमेस्टिकेट हुई थी, वो करीब करीब 10,000 साल पहले डोमेस्टिकेट हुई है। और वो अब ये है कि एक सोसाइटी का एक पार्ट बन गई है। तो कोई ये क्वेश्चन कर सकता है कि गाय या कोई और ऐसा एनिमल जो ह्यूमंस के साथ रहता है और सिर्फ अगर कह लें कि वो सिर्फ दूध दे रहा है या कुछ और वो कर रहा है, तो वो उससे दूध लेना जायज़ है क्योंकि आप उसको बदले में फूड प्रोवाइड कर रहे हो। हालांकि कंसेंट यहाँ पे भी वायलेट हो रही है, पर एटलीस्ट इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप, इवन दो इट्स मतलब फिर भी अगर आप कह लें कि ये एक साइडेड है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे दोनों का बराबरी का हाथ है, कह सकते हो, पर बिना कंसेंट के। अच्छा, मैं समझता हूँ कि इसमें एक पॉइंट, एक एंगल से देखा जाए तो शायद मुफ्ती साहब के पॉइंट में थोड़ी सी एक कह सकते हैं वैलिडिटी है, लेकिन मेरा सवाल ये होगा कि देखें, कंसेंट का जब शऊर, इजाज़त का शऊर जब किसी उस चीज़ में है ही नहीं, ठीक है, तो हम अगर उसको जिस तरीके से उसको जिसे कह सकते हैं ना कि उसकी सर्विस का रिवॉर्ड दे सकते हैं, जैसा आपने पॉइंट उठाया, अगर हम वो उसको दे रहे हैं, उसका ख्याल रख रहे हैं, उसको जब उस पर सवारी करते हैं तो उस पर तकलीफ़ वैसे नहीं होती कि उसको हम कोई काट रहे हों या उसको हम कुछ चीरा लगा रहे हों, वो तकलीफ़ उसको नहीं हो रही। लेकिन जब वो हमारे लिए काम करता है, उसको भी पता है कि जब हम उसको ट्रेन करते हैं तो उसका प्रोसेस यही है कि हम उसको रिवॉर्ड करते हैं। तो उसको रिवॉर्ड करते हैं तो उसको पता चलता है अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे ये चीज़ मिलेगी। तो जब एक घोड़ा, आप देखें, मैं एक कहूँ कि जब हम कंसेंट की बात कर रहे हैं ना कि जी वो कंसेंट है कि नहीं, तो अगर हम देखें कि एक घोड़े को जब हम रिवॉर्ड करके मुख्तलिफ तरीक़ों से ट्रेन करके अगर हमने अच्छे ज़ालिमाना तरीक़ा उसमें इन्वॉल्व नहीं किया, तो उसमें अगर हमने उसको रिवॉर्ड करके ट्रेन किया है, तो उसने ये सीखा कि मैं बजाय इसके कि अगर मेरे कमर पर या मेरी बैक पर जब कोई इंसान बैठता है तो मैं उसको उछल के नीचे गिरा दूँ, उछाल के नीचे गिरा दूँ, मैं उसको अगर अपनी कमर पर बिठाए रखूँगा तो वो मुझे खाना देगा बदले में। तो उसने इस चीज़ को लाशऊरी तौर पर ही सही शायद, लेकिन उसने इस चीज़ को समझ लिया और अब वो इसी लिए वो इंसान की उसमें
बटा रहता है सॉरी, तो इंसान के लिए वो काम करता है। तो मेरे ख्याल में जहाँ पर कंसेंट का पॉइंट ना थोड़ा सा इसलिए शायद मैं समझता हूँ कि इतना रेलेवेंट होगा थोड़ा सा, क्योंकि जानवर में क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही नहीं, तो हम जिस तरह से उसकी कंसेंट ले सकते हैं, यानी उसको उसका ख्याल रखे और उसकी सर्विस का रिवॉर्ड दे के, और जब वो ओबीडिएंट हो जाता है तो हम समझें कि वो हमारे उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस तरह से ही शायद उनकी एक कंसेंट का इजहार हो जाता है। लेकिन ये इसमें मैं कतन इनके आर्गुमेंट को गलत शायद नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें भी एक सेकंड एंगल है, और वो ये है कि उसको जानवर को तकलीफ नहीं होती इस केस में। हाँ, उससे हम काम ले रहे हैं, और इजाज़त का सवाल ये है, तो इजाज़त हम ऐसे ही लेते हैं कि जब उसको रिवॉर्ड देते हैं तो तभी वो ये काम कर रहा है। हाँ, इस पर कोई ख्याली काउंटर ये कह सकता है कि फर्ज कर लो कोई एक बच्ची है, ठीक है, उसको कोई इंसान कोई रिवॉर्ड का लालच देता है, चलो कह लो चॉकलेट का। मैं थोड़ा एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल तो बिल्कुल सही बात है, मैं क्योंकि समझ वो रहा हूँ। पॉइंट क्लियर हो जाए, राइट। तो वो कहेगा क्योंकि मैं रिवॉर्ड दे रहा हूँ, वो बच्ची तो रिवॉर्ड चाहिए उसको, राइट, क्योंकि उसका शऊर का जो लेवल है और जो एक घोड़े का या गधे का शऊर का लेवल है, आप उसको कह सकते हो कि वो सिमिलर लेवल पे हैं, क्योंकि दोनों ही नहीं समझ सकते कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, राइट। तो वो तो रिवॉर्ड के पीछे जाएगा, घोड़ा भी जाएगा और वो बच्ची भी जाएगी। पर वो जो इंसान है, जो बड़ा इंसान है, जो समझ रहा है, वो उसका किस तरह से उस बच्ची का फ़ायदा उठाएगा, ये उसको नहीं मालूम। तो ये क्या उसने कंसेंट नहीं दी है, पर वो तो रिवॉर्ड के पीछे जा रही है। तो इस तरह से मैं इसकी ये एनालॉजी लगा रहा हूँ कि ये जो है ये कंसेंट नहीं है, लेकिन ये जो एनालॉजी जो है वो सेम फिट बैठेगी आप किसी एक जानवर के ऊपर अगर आप देखोगे तो, ठीक है। नहीं, क्योंकि लेकिन उसके लिए तो जो है उसको जो रिवॉर्ड मिल रहा है उसमें वो खुश है, ठीक है। उसके लिए फूड चॉकलेट जो रिवॉर्ड है वो खुश है, यहाँ पे उसको फूड मिल रहा है जानवर को, उसके लिए वो खुश है, राइट। हाँ, नहीं, मैं यहाँ पर लेकिन एक पॉइंट रेज़ करूँगा, जो क्योंकि मैंने उसमें कंडीशंस जो बताई थी, वो ये बताई थी कि रिवॉर्ड के बदले में ख़ास तौर पे हम जब उससे जो काम ले रहे हैं, उसमें उसको कोई बाकायदा तकलीफ़ नहीं हो रही। मेरे हिसाब से हम उसको जब किसी बच्चे के साथ कोई ऐसा अमल करता है, तो उसमें उस बच्चे को नुकसान पहुँचता है, ठीक है? अब हाँ, आप नहीं, कह सकते हैं कि आप उसको फ़िज़िकल कह नुकसान के नहीं, साथ-साथ आप साइकोलॉजिकल कह नुकसान लो। भी होता है, तो इसमें हाँ, नुकसान नहीं, नहीं। होता है उसको। हाँ, नहीं, पर वो हाँ, साइकोलॉजिकल नुकसान आप कह सकते हो, पर वो फिज़िकल लेवल पे वो कहेगा कि मैं फिज़िकली कोई काम नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ऐसा भी कोई काम नहीं, मैं उससे काम ले रहा हूँ। तो वो मेरे हिसाब से ग्रे एरिया आ गया बेसिकली वहाँ पे, राइट? मसलन नहीं, मतलब वो बिल्कुल ग्रे एरिया तो है इस आर्गुमेंट में, लेकिन राइट, जो आप ये कह राइट। रहे हैं कि आप इसमें क्या बच्चे को तकलीफ नहीं हो रही जो वो काम उससे करवा नहीं, रहा है? वो कह लो कि पेनिट्रेशन नहीं कर रहा है, अगर उसने कह दिया कि मैं पेनिट्रेशन ओके, वाला नहीं कर सही रहा है। हूँ, तो राइट? साइकोलॉजिकल तो लेकिन प्रॉब्लम हम फिर भी एक्सपेक्ट करते हैं, साइकोलॉजिकल राइट? है, राइट? पर हाँ, ये तो जो डैमेज हो रहा साइकोलॉजिकल है। वाला एंगल है, ये साइकोलॉजिकल वाला एंगल है, ये आप इंसान के साथ तो जान सकते हो, क्योंकि वो लाशऊर से शऊर की तरफ आएगा कभी ना कभी। पर वो जानवर जो है वो तो कभी अगर आता भी है शऊर की तरफ, तो वो अपने उस फीलिंग को ज़ाहिर तो नहीं कर पाएगा, राइट? आप कह रहे हैं कि हमें पता नहीं चलेगा, शायद ऐसा हमें हो नहीं रहा पता हो। चलेगा, राइट? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, आई थिंक इसमें वैलिडिटी आ जाती है। लेकिन मैं एक यहाँ पर, और मैं आई थिंक अगेन मुफ्ती साहब जैसे आपने भी कहा था और मैं भी, इसमें फंडामेंटली बिल्कुल इसको आउटराइट हम रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं मुफ्ती साहब के आर्गुमेंट को। लेकिन मैं यहाँ पर ना जो हमारा एक थोड़ी सी एनालिसिस हमने बता दी, लेकिन मैं एक जो बहुत ही क्रिटिकल और फंडामेंटल मैं पॉइंट यहाँ पर रेज़ करना चाह रहा हूँ। और वो है, और वो इन पहले और दूसरे दोनों पॉइंट से रिलेटेड है बेसिकली, जो मुफ्ती साहब ने कोशिश की। वो ये है कि यहाँ पर जो सवाल उठता है ना, वो थोड़ा-सा और बुनियादी है, और वो ये है कि एक ऐसी क्रिएशन या ऐसा वजूद जिसके अंदर खुदा ने शऊर रखा है, तकलीफ़ को तकलीफ़ का एहसास जिसके अंदर रखा है ना, उस चीज़ को, उस चीज़ के बारे में किसी और यानी क्रिएशन को ये चीज़ अलाउ करना कि उसको आप तकलीफ दे सकते हो, वो चीज़ आपके लिए ही बनी है, ये चीज़ बज़ाते खुद जो है ना काबिल एतराज़ है।
मैं मिसाल देता हूँ। बिल्कुल एग्जैक्टली ये पॉइंट मैं बिल्कुल मेरे दिमाग में था और ये मैं रखने ही वाला था कि ये जो फंडामेंटल प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई है कि जो आपने जी या तो आपने सारे मखलूक जो हैं वो इक्वल पैदा नहीं किए, एक जैसे नहीं पैदा किए हैं, एग्जैक्टली और जो दूसरे मखलूक है जो फिर आपने एक मखलूक को तो किसी एक ऊपर वाले पेडेस्टल पे रख दिया, किसी तरह से ऊपर वाले दर्जे पे रख दिया है, बिल्कुल दूसरे मखलूक को आपने इतना नीचे क्यों रखा है? ये एक सवाल बिल्कुल। बड़ा ये जुल्म ये जुल्म, हाँ यानी किसी भी कॉन्शियस, किसी भी क्रिएशन को जिसको खुदा ने कॉन्शियसनेस, शऊर दे दिया है, तो फिर फेयरनेस का तकाजा ये बनता है कि फिर उसको मतलब उसको फिर सब चीज़ें सेम देनी चाहिए मेरे ख्याल में। अभी इस पे कोई कह सकता है क्यों, लेकिन मेरे ख्याल में अगर उसको फेयर, अगर खुदा फेयर है तो फिर वो उसको बराबर रखेगा, क्योंकि जब खुदा खुद ये कहता है कि सब इंसान बराबर हैं, सिर्फ तकवा जो है वो उनको डिफरेंशिएट करता है, वो कुरान में यही राइट हुक्म आता है। तो फिर ये हुक्म सिर्फ इंसानों के लिए क्यों है? यही हुक्म बाकी उनों के लिए भी होना चाहिए कि उसमें भी सब बराबर होने चाहिए, बिल्कुल सारी 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 कॉन्शियस बीइंग्स। तो बुनियादी सवाल ये है, वो ये है कि एक ऐसे क्रिएशन को शऊर देने की ज़रूरत क्या थी कि जिसका ना तो टेस्ट हो रहा है, ठीक है ना? कुछ कहते हैं कुछ न लोग, कुछ जिसको जन्नत कहते हैं जहन्नम ना नसीब जिसको होगा। जन्नत जहन्नम नसीब होगा। मुझे बताएं, एक जानवर को जो तकलीफ होगी उसका उसका उसको कहाँ हिसाब मिलेगा? ये अक्सर बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल जी इस दुनिया में इंसानों को इतनी तकलीफ होती है तो इसका कहीं न कहीं तो हिसाब होना चाहिए ना। तो मुझे बताएँ, एक जानवर जो तकलीफ बर्दाश्त करेगा, उसका हिसाब कौन देगा? क्या बिल्कुल आप बिल्कुल किसी शेर को इसलिए क्या अल्लाह अकाउंटेबल करेगा आखिरत में कि उसने किसी हिरन को मार गिरा के खा लिया? तो ये तो अल्लाह ने उसके अंदर रखा था सिस्टम। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे जानवरों को शऊर देने की ज़रूरत क्या थी? भई पत्थर भी है ना, इंसान पत्थर तोड़ के अपने काम की चीज़ निकाल लेता है, ठीक है? पत्थर में बिल्कुल शऊर नहीं है, उसको करते हुए ना तो हमें ख़्याल होता है कि जी ये पत्थर है, मैं इसको तोड़ूँ यार, अच्छा नहीं लग रहा, पत्थर को तकलीफ़ ना हो। नहीं होती तकलीफ़ इसलिए, या एटलीस्ट हमें तो नहीं पता होती है। अगर अल्लाह बहुत ही सैडिस्ट किस्म का है, तो फिर उसने शायद पत्थर को भी कोई शऊर दे दिया होगा जिसका हमें बिल्कुल शऊर नहीं है। तो लेकिन हम ये अज़्यूम कर रहे हैं कि पत्थर या इस तरह की बाकी चीज़ें, जिसको हम अपने इस्तेमाल में लाते हैं और जिनको हम बिल्कुल जो है वो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उनकी उनकी फीलिंग्स को बिल्कुल हम ख़्याल नहीं करते, क्योंकि हम समझते हैं उनमें फीलिंग्स नहीं है। तो यही बिल्कुल चीज़ जानवरों के साथ होनी चाहिए थी। जानवरों में भी फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल उसको बिल्कुल अगर अच्छा हमने काट के खाना ही था तो उसमें फिर एहसासात ना होते, ताकि हम उसको बेदरेक बगैर किसी एहसास के खा पाते। जी। खा पाते बिल्कुल। इसमें एक और पॉइंट जो बड़ा अहम पॉइंट है और वो ये है कि ऐसा कौन सी चीज़ है जिससे आप डिस्टिंग्विश करोगे कि इंसान और जानवर अलग हैं? क्या शऊर शऊर तो दोनों में है। आप इंटेलिजेंस को अगर आप सामने रखोगे तो फिर आपको वहां पे फिर भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर आप कहोगे कि किसी वो भी चिंपांजी वो में भी स्पेक्ट्रम है एक। हाँ उसमें भी स्पेक्ट्रम है, क्योंकि एक एडल्ट चिंपांजी जो है उसका आईक्यू और अगर एक न्यूबॉर्न बेबी का आईक्यू ले लो आप, तो शायद आप कहोगे कि फिर दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, क्योंकि बिल्कुल, वाइल्ड में तो दोनों ही, बल्कि इनफैक्ट चिंपांजी जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा सरवाइव करने के लिए या इंटेलिजेंस लेवल के लिए या टूल्स यूज़ करने के हिसाब से। तो फिर जी। इंटेलिजेंस तो शायद कोई मैयार नहीं है यहाँ पे। तो ऐसी क्या मैयार है जिससे आपने इंसानों को ऊपर रखा है और फिर आपने ये दर्जा दे दिया कहा कि हाँ इंसानों को बाकी मखलूकों पर मिल्कियत है, हालांकि उनकी मिल्कियत नहीं है, मिल्कियत तो फिर भी खुदा की ही है, पर वो उनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए। बिल्कुल, तो बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो बिल्कुल, जाता है इसमें। बिल्कुल। ठीक है और हाँ जी, जी, और मतलब मैं ये इस चीज़ का सबूत कि उसको कह सकता है कि नहीं उसमें, हालाँकि मैं नहीं समझता कि कोई कहेगा, लेकिन मैं कहता हूँ अगर कोई ये काउंटर आर्गुमेंट देने की कोशिश करे कि नहीं जानवरों में तो हो सकता है अल्लाह ने फिर ना रखा हो एहसास, हमें लगता हो। लेकिन इस्लाम में इस चीज़ का सबूत मौजूद है कि जानवरों में एहसासात होते हैं, क्योंकि खुद आपके नबी ने जानवरों को बिला वजह तकलीफ देने से ज़रूर मना किया है। इसका मतलब है कि उनके अंदर एहसास मौजूद है। यहाँ तक कि बिल्कुल उनको साइकोलॉजिकल तकलीफ से बचाने का भी हुक्म दिया है। वो ये कि वो मेरा ख़्याल है किसी
हदीस में आता है कि किसी ने किसी जानवर के बच्चों को उनसे अलहदा कर दिया था, उसकी माँ से अलहदा कर दिया था, तो हुजूर ने कहा कि इसको मत अलहदा करो, साथ रखो। तो यानी ये चीज़, इस चीज़ का सबूत है कि आपकी थियोलॉजी के तहत भी हम तो मानते हैं, क्योंकि हमें तो ये नज़र आती है चीज़, ज़ाहिर लगती है कि इन जानवरों में भी एहसासात हैं, तकलीफ को बर्दाश्त हाँ, कर सकते हैं, लेकिन जानवरों उनके में अंदर एहसास, एहसास है। ख्याली बिल्कुल। जानवरों में एहसासात है, पर काले कुत्तों में नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ना सिर्फ़ काले कुत्तों में नहीं है, छिपकली में भी नहीं है। छिपकली में भी नहीं है, गिरगिटों में नहीं है, बिल्कुल। हाँ, गिरगिटों में नहीं है, ठीक है? तो वो मतलब बिल्कुल। बहरहाल, तो मैं ये पॉइंट रखना सॉरी, चाह रहा हाँ, था कि बिल्कुल इस टॉपिक चीज़ का अदर। सबूत मौजूद है कि आप बिल्कुल, बिल्कुल, जानवरों में भी एहसासात को मानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन, फिर इन पॉइंट्स को हम हो सकता है रिविज़िट कर लें, जी, क्योंकि जी, मेरे बिल्कुल। भी ज़हन में काफ़ी पॉइंट्स थे इन दोनों इस पे, पर शायद अभी नहीं तौर आ पर तीसरा जो जवाब है वो ये है, समझिए, ठीक है? आगे चलिए। मिसाल जी, के तौर पर तीसरा जो जवाब है वो ये है कि हम बहुत आसानी के साथ इस बात को नॉर्मल समझते हैं कि जानवर की पीठ के ऊपर हम सवार हों। लेकिन जब हम जानवर के ऊपर सवार होते हैं ना, तो जानवर का जो जिस्म है, वो हमारे जिस्म की सवारी बनता है, ठीक है? लेकिन अगर हम उसी जानवर को मसलन हलाल करें, ज़िबा करें और उसको खा लें, अब जो उसका गोश्त है, वो हमारी रूह की सवारी बनता है, ठीक है? जब तक कि हमने उसको नहीं खाया, वो हमारे जिस्म की सवारी है। जब हमने उसको खा लिया, अब वो हमारे रूह की सवारी है। जिस्म और रूह के दरमियान अगर आप कंपैरिजन करें ना, तो रूह जो है वो हमेशा आला और यानी बुलंद चीज है। पवित्र। हाँ, वो ज्यादा पवित्र, उसको सटल कहते हैं, वो लतीफ है। और जो जिस्म है वो एक अदना दर्जे का है। यही वजह है कि रूह जल्दी गंदगी कबूल नहीं करती, लेकिन जिस्म जो है रोजाना गंदा होता है। और अगर रूह गंदी होती है तो वो जिस्म के गंदा होने की वजह से गंदी होती है। तो ये चीज जानवर के लिए भी शरफ और उसकी इज्जत का बाइस है कि वो पवित्र चीज की सवारी बने, ना कि वो उस चीज की कि जिस जिस्म के ऊपर गंदगी दिन रात लगी रहती है, ठीक है? ये आपका तीसरा जवाब हुआ। चौथा, जी, ओके, अब चलो भाई, ये ये बड़ा, आर्गुमेंट जो है ये ये मतलब बिल्कुल कहाँ गधे क गधे के सींग से निकाला हुआ है, ये बिल्कुल वाक़ई। कहाँ से यानी मैं, इतना खतरनाक आर्गुमेंट है, इतना ये तो खतरनाक आर्गुमेंट है। सारे साइकोपैथ अगर सुन रहे हैं, तो वो दूसरे इंसानों को अपनी रूह की सवारी बिल्कुल ना बनाएँ, बिल्कुल ना बनाए भाई, बिल्कुल ना बिल्कुल बनाए। ना, ठीक है ना? अच्छा, और ये तो है, आप ओके, अगर सॉरी, सवारी, अपनी रूह आप को अपनी दूसरे इंसानों की सवारी बिल्कुल ना बनाएँ। सॉरी, उल्टा। बिल्कुल, ये मुफ्ती साहब का आर्गुमेंट बिल्कुल बोगस मुफ्ती है। सा मुफ्ती ठीक है साहब ना? का आर्गुमेंट अगर ऐसा रहा, तो जो जो फादर अपने बच्चे को अपने पीठ पे बिठा के कभी बचपन में चला लेता है, हाँ, वो तो उसका तो बेड़ा गर्क हो गया बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी ये ऐसा आर्गुमेंट है जिस पे हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ ये ज़्यादा व व व वाज़ेह है कि ये कितने इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं वो कितने खतरनाक हैं। इससे जो नताइज बरामद होते हैं इस आर्गुमेंट से, वो यही हैं कि ठीक है, तो फिर जो कातिल है वो ये कहेगा कि यार देखें, ये इंसान तो देखें, रोज़ाना इसको नहाना पड़ता था, आज लेकिन ये मेरी रूह की सवारी है। कितना कितना इसके लिए शर्फ़ है ये, यार मतलब मुफ्ती साहब, क्या बिल्कुल, मतलब, बिल्कुल। मेरे ख्याल पे इस पे इसमें तो डिज़र्व नहीं करता कि इस पे हम और ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक्चुअली इसमें एक और परेशानी मैंने नोट की थी, और वो ये थी कि रूह कैसे गंदी हो सकती है? पहली चीज़ तो ये है ना? आपने उसको, रूह को गंदे होने के लिए क्या ऐसा मैकेनिज़्म है? चलो, आपने आपने खुदा में मान लिया, तो आपने उसको कह दिया कि हाँ, कोई है मैकेनिज़्म जो हमारे समझ के परे है। पर दूसरी जो प्रॉब्लम ये है कि इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि एक्चुअली मेरे दिमाग से, ज़हन से वो निकल गया है अभी, तो मैं इस पे वापस आऊँगा, इस पे वापस हाँ, आता लेकिन हूँ। अभी अपन इसको स्किप कर हाँ, लेते नहीं, हैं। मैं क्योंकि इनके फंडामेंटल जो मैं कहूँगा कि जो मैकेनिज़्म है ना, उसमें ही प्रॉब्लम है। यानी गोश्त हमारी रूह तक कैसे पहुँच रहा है जनाब? ये मुझे बात समझ में नहीं आई इनकी। हाँ, इसमें नहीं, तो ये ऐतराज़ तो मेरे मैकेनिज़्म की दिमाग में प्रॉब्लम था ही कि वो रूह तक है। हाँ, कैसे पहुँच रहा है, पर मैंने रूह इसमें तक तो पहुँच नहीं सकता ना गोश्त। गोश्त को तो खाने-पीने की ज़रूरत नहीं है ना। जिस्म को ज़रूरत होती है, जिस्म खाता है और फिर जो कुछ उससे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो उसमें से एब्ज़ॉर्ब करके बाकी जो फ़ाज़िल मादा है वो निकाल देता है। तो आपने ये इज़्ज़त बख्शी है उसको, रूह की बिला वजह उसको ना कहें कि आपने उसको सवारी, यानी उसको अपनी रूह को फिर पे सवार होने का उसको कोई मौका दिया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपके मैकेनिज़्म के अंडर भी, या आपके थियोलॉजिकल सिस्टम के अंदर भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ऐसे नहीं होता। बिल्कुल, बिल्कुल। चलो, और इस पर मैं बल्कि वापस सॉरी, आऊँगा, जो मेरे अच्छा ज़हन है में तो जो एक था। और एक और पॉइंट भी हम ले बल्कि कर लेते हैं कि आपने कहा कि रूह जो बड़ी लतीफ़ होती है,
तो मुझे बताएं कि अगर किसी बहुत ही जो क्या कहते हैं गुनाहगार मुसलमान ने अगर ये खाया हो तो उसकी रूह तो बड़ी गंदी है, उसको फिर क्यों, उसके लिए भी जायज़ है ये गोश्त खाना, कम से कम उसके लिए तो जायज़ नहीं करें कि जानवर के यार मुझे अल्लाह ने क्यों इसके लिए जायज़ कर दिया, उस जायज़ तो उसके लिए भी है। हाँ मतलब फिर जायज़ ये तो आप कह सकते हो कि वो जो रूह जो जानवर की रूह वो तो गंदी हो गई उसके रूह में हाँ, जाके बिल्कुल, बेसिकली। वो गंदी पर रूह में पर चली गई। प्रॉब्लम नहीं, इसका जो सॉल्यूशन है ख्याली वो ये है कि भाई इस जानवर ने तो कहीं जाना नहीं है, तो उसकी रूह जो है वो मतलब खैर ये सर्कुलर आर्गुमेंट क्यों है सर्कुलर है। मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि हाँ मेरे दिमाग में अभी जहन में आ गया जो मेरे दिमाग में इसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन था, क्योंकि भाई रूह अच्छी या गंदी होने का तो उसका फर्क पड़ेगा जिसके लिए जन्नत या जहन्नम है। जिसकी जिंदगी में आ गया ना तो जन्नत है ना जहन्नम है, जिसने यहाँ पे रह के और खत्म हो जाना है, उसकी रूह का क्या मतलब है, उसकी रूह भी है यानी क्या मालूम। पहली चीज तो ये है, ठीक है। और बिल्कुल, दूसरा ये कि अगर है भी तो उसकी रूह होने का फर्क क्या पड़ रहा है, वो तो कहीं नहीं जा रही, तो ना तो उसकी वो रूह का जन्नत जा मकसद रही क्या ना है? उसकी रूह उसकी का रूह का मकसद मकसद क्या है क्या है? बेसिकली। तो ये सर वो हो गया कि हाँ ये क्यों रूह को अच्छा करने का क्या सोचेगा, क्यों क्यों सोचेगा वो कि भाई मेरी, वो तो ये बोलेगा कि भाई मेरी जो इस जहान में जो जिंदगी है मुझे वो तो जी लेने दे कम से कम, क्योंकि मैं तो ना तो जन्नत जा रहा हूँ ना जहन्नम जा रहा हूँ। मेरे लिए तो ये जो 30 साल 20 साल की जो जिंदगी है वो तो जी लेने दो मेरे को, मेरी रूह का तो कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला, वो तो अच्छी हो या बुरी हो, क्या फर्क पड़ना है। तो ये मेरे दिमाग में इसका एक ऑब्जेक्शन था जो कि वैलिड ऑब्जेक्शन है बिल्कुल। एनीवेज अपन मूव करते हैं नंबर दूसरा 4। जवाब सुनिए, वो लोग जो इस पर एतराज करते हैं कि जनाब जानवरों को जिबा करना, वो लोग जिंदगी दिन रात लगी रहती है, ठीक है। ये आपका तीसरा जवाब हुआ। चौथा जवाब सुनिए, वो लोग जो इस पर एतराज करते हैं कि जनाब जानवरों को जिबा करना गलत है और जुल्म है, आमतौर से ये वो लोग हैं जो अगले जन्म का अकीदा रखते हैं, ठीक है। आप भी मानते हैं कि भाई वो ये कहते हैं कि भाई हम मरने के बाद दोबारा हमारा जन्म होगा और जन्म जब तक होता रहेगा जब तक कि मुक्ति ना मिले। तो उनका यहाँ ये अकीदा है कि अगर एक इंसान अपनी जिंदगी में बुरे काम करता है और उसके कर्म जो है खराब हैं, तो अगले जन्म में वो जानवर, उसकी रूह जो है वो जानवर के जिस्म में कैद हो जाती है पुनर्जन्म में। अगले जन्म में, ठीक है। हम्म। अब हम जब उस जानवर को ज़िबा करते हैं तो भाई आपको तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए कि जिस आदमी की उसके खराब कामों की वजह से रूह एक जानवर के जिस्म में कैद है, हमने उसको ज़िबा किया और रूह को जो है मुक्ति दिला दी, और जिस्म को हमने अपनी जिस्म का, उसके जिस्म को, जानवर के जिस्म को हमने अपने जिस्म का हिस्सा बना लिया। ना कि आपको इस पर एतराज होना चाहिए कि आप जो है उस यानी जो बुरे कर्म की वजह से जिसकी रूह जो है जानवर के जिस्म में ट्रैप है, हम उसको ट्रैप होने दें जब तक कि वो जानवर खुद ना मरे। हम तो उसको काट कर उसको ज़िबा करके उसकी जो रूह है उसको मुक्ति दिलाते हैं, ठीक है। ये आपका जो है चौथा जवाब हुआ। ओके, तो ये इस वाले आर्गुमेंट में बहुत सारी परेशानी बहुत है, सही, क्या है। बहुत सही। हाँ, तो आप जाओगे पहले, आप नहीं, आप अपना, क्योंकि आपने ये पॉइंट मुफ्ती साहब से क्योंकि रेज़ भी किया था मेरे ख्याल में, इससे कुछ रिलेटेड एक जो बिल्कुल हमारा बिल्कुल ये मैं एग्जैक्टली चाहता हूँ कि एग्जैक्टली। आप वो रेज़ करें। हाँ, तो ये यहाँ पे ये पॉइंट हो गया कि जब आपने एक तरह से ये मान लिया कि आप कोई एक अच्छा काम कर रहे हो एज अ एक मॉरल हाई ग्राउंड लेके, कि अगर वो जो भी शख्स है, अगर चलो हिंदुइज्म में मानने वाला कोई शख्स है, ठीक है, और यहाँ पे मुराद मुफ्ती साहब की वही है कि जो रीइंकार्नेशन में मानने वाला है, वो अगर मरेगा तो उसके अकीदे के हिसाब से वो पुनर्जन्म में अगर उसने बुरे अहकामात किए हैं तो वो अगले जन्म में शायद कोई जानवर बनेगा या कोई भी नीचे का एनिमल बनेगा या कुछ भी बनेगा। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है उसके साथ और कोई एनिमल हुआ है तो उन्हीं के अकीदे के हिसाब से उसने कोई ना कोई अपना पिछले ज़माने में बुरा काम किया है, तो अगर उसको ज़िबा किया जा रहा है और खाया जा रहा है तो उस पे एहसान है कि वो अपनी गंदी ज़िंदगी ना जिए। पर यही अगर लॉजिक मुफ्ती साहब किसी और इंसान पे भी लगाएँ तो फिर कहर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि कोई आपने बच्चा देखा कि जो अ, अपने अकीदे से हटता जा रहा है और वो 15 साल से छोटा है, ठीक है? और मेरे ख़्याल से ख़याली ऐज क्या है कि जब आप एज़ बालिग बच्चे ना हो अगर जाए, आप आकिल बालिग, बालिग आकिल बालिग बालिग। की ऐज 15 साल मानी गई है, क्या है रफ़ली मेरे को नहीं, भी नहीं, कोई फिक्स एज तो नहीं होती उसकी, तो आकिल बालिग जो भी आप वो समझें कि वो आजकल हो के गया। डेट में इसमें डाल दिया है 15 15, तो साल वहाँ शायद कुछ बालिग कहते हैं, 15-14 साल, हाँ। हाँ, 14-15 चलें साल हम से सेफ, हम कहते हैं कि और छोटा कर लें ताकि और श्योर 11 हो जाएँ साल कि अभी कह तक लें, वो, हाँ, प्यूबर्टी हाँ, प्यूबर्टी वाली एज मान लेते हाँ, हैं हम उसको, ठीक एग्ज़ैक्टली। है कि अभी ना? प्यूबर्टी नहीं हुई पक्की, पूरी तौर पर नहीं वो बालिग हुआ। हाँ, प्यूबर्टी शुरू हुई है उस एज से पहले का ये वाक़या अगर हम मान लें,
तो अगर ऐसे में किसी बच्चे के अगर आपको ऐसा नज़र आ जाता है कि ये बच्चा आगे जाके इल्हाद का रास्ता अपना लेगा या मुर्तद हो जाएगा या आप कुछ भी कह लें इस हवाले से, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि भाई इसको मैं इसकी इस बुरी ज़िंदगी में जाने से मैं बचा दूँगा, या ये कह लें कि वो इल्हाद इख्तियार भी कर चुका है उस वक़्त तक। तो फिर आप ये कहेंगे कि मैं इसको अगर ख़त्म कर दूँ, तो फिर ये मैंने इसके लिए अच्छा काम किया। तो ये आपने जो लॉजिक यहाँ अप्लाई किया है, वही अगर आप उस केस में करेंगे तो फिर आपको कंसिस्टेंसी के बेसिस पे वो करना चाहिए बिल्कुल सेम एक्शन। पर आप उस जगह पे आप इससे हट जाएँगे, उस पे आप और कोई ना कोई आर्गुमेंट पेश कर देंगे। पर अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है तो आपको कहना पड़ेगा कि नहीं, हम उसको भी मुक्त कर देंगे उससे। क्या अली भाई? बिल्कुल, यानी ख़ास और बल्कि अगर हम इस सिचुएशन को और थोड़ा वो करें, यानी थोड़ी-सी चेंज करें कि ना सिर्फ़ ये कि हमें अगर लेट्स से पता ना भी हो कि वो बच्चा शायद कुफ़्र इख्तियार कर ले या शायद ज़िंदगी में गुनाह करे, हमें यकीन, हम किसी भी इंसान के बारे में यकीन से ये कह सकते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत से गुनाह करेगा। तो और फिर ये भी रिस्क है कि वो कुफ़्र इख्तियार कर ले। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में अगर एक शख़्स आज किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को कत्ल कर दे, तो अगर हम इस सिचुएशन में मुफ्ती साहब आपको हम कहें और किसी मुसलमान छोटे बच्चे को कत्ल कर दे, और ये हम सिर्फ एग्जांपल के लिए बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम किसी को भी इस चीज़ को हम बिल्कुल गलत समझते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, तो हम एक थोड़ी-सी एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहे हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन में कोई शख्स किसी मुसलमान छोटे बच्चे को कत्ल कर दे और मुफ्ती साहब आपको ये कहा जाए कि मुफ्ती साहब आपको तो खुश होना चाहिए, वो बच्चा शायद बड़ा होके शायद गुनाह करता, हो सकता था शायद कुफ्र भी इख्तियार कर लेता, लेकिन अगर वो बचपन में ही मर जाए, उसको किसी ने मार दिया, तो उसका तो इम्तिहान बिल्कुल फ़ौरन से पास हो गया, बगैर किसी रिस्क के वो बच्चा जन्नती हो जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में तो हमने उसको मुक्ति दे दी, जो आपके अल्फाज हैं। तो हमने तो उसको वो रिस्क में डालने से पहले ही उस शख्स ने उस बच्चे को उसकी इटर्नल पनिशमेंट से बचा लिया। और इस लॉजिक के जो आपने दी उसके तहत आपको भी ऐसी सूरत हाल में बिल्कुल जो है वो उसको उस ऐसे किसी वाक़े पर खुश होना चाहिए कि यार ऐसे बच्चे को तो मुक्ति मिल गई। तो ये आपकी जो मंतक है इस पे नज़र-ए-फ़ानी करें और कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट ये है, कंसिस्टेंसी का तकाज़ा ये है कि आप अपनी इस दलील को कहें कि हाँ, ये दलील सही नहीं है, ये दलील गलत है। बिल्कुल, वरना बिल्कुल। फिर आप ये पर भी यही दलील उलट के आएगी और फिर आप पर भी इसी तरह का सवाल किया जा सकता है। ये जो ख़याली आपने जो पॉइंट रेज़ किया है ना, ये इन जनरल भी अप्लाई हो सकता है। इसमें ये है कि आप बिल्कुल, कहीं पे कोई आप ज़लज़ला आया, जैसे अभी टर्की में जो ज़लज़ला आया था कुछ चंद महीनों पहले, वहाँ पे करीब 70,000 1 लाख ऑफ़िशियल जो रिकॉर्ड के मुताबिक हैं, उतने लोगों की मौत हुई। अब उनमें जो बच्चे जो मारे गए हैं, ठीक है? उनके जनाज़े पे तो रोना बिल्कुल जायज़ नहीं है फिर तो इसी लॉजिक के हिसाब से, बिल्कुल, है ना? क्योंकि वो तो जन्नती हो गए बिल्कुल किसी भी इसमें। बल्कि इनफैक्ट जो जितने भी मुसलमान मारे गए वहाँ पे और जो बिलीविंग थे, उनके किसी के भी जनाज़े पे रोना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो सारे बिल्कुल, जन्नती हो गए। उन्हें तो खुश होना चाहिए कि वो अगर कहीं किसी इससे कुफ़र इख्तियार कर लेते, तो उससे वो बच गए और वो जन्नती हो बिल्कुल। गए। क्या क्या कहना कि आगे जाके, क्योंकि उनके पास तो नेगेटिव में जाने के ही चांसेस थे, वो तो पॉज़िटिव में ऑलरेडी ही हैं, वो तो अकीदे पे अपने कायम हैं, मरने के पहले। तो अगर आप उस हिसाब से कंसिस्टेंसी के हिसाब से तो देखेंगे, तो आपको कहना चाहिए कि नहीं, ये तो अच्छा हुआ। और जैसा आपने पहले कहा कि हम लोग दोनों ही ख़याली और मैं दोनों ही ऐसे किसी भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमारा ये बिल्कुल नहीं कहना है कि ये अच्छा काम है या कुछ, हम सिर्फ़ ये आर्गुमेंट के सेक के लिए ये ऐसे एग्ज़ाम्पल्स को पेश कर रहे हैं। पर ये ख़याली ने बिल्कुल सही कहा कि अगर मुफ्ती साहब
कंसिस्टेंसी के बेस पे जाना चाहते हैं तो उनको बिल्कुल ये मानना पड़ेगा कि या तो वो इस तरह के अपने कहें कि ये उनकी आर्गुमेंट में गलती रही है, या फिर कह दे कि हाँ जो हमारा स्टांस था टर्की और इस केस पे वो गलत था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा मैं इसमें अगेन आपकी एनालॉजी को बल्कि मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। इसमें तो चले वो किया, शायद ये कहते हैं कि ये तो अल्लाह ने किया था, तो अल्लाह को कौन जिम्मेदार ठहरा सकता है, या वो मैं कहूँगा, मैं अगर इसको थोड़ा सा चेंज करूँ क्योंकि थोड़ा सा ये ज़्यादा हिट करेगी चीज़, वो ये कि अगर कोई इंसान मुसलमानों की बस्ती में जाके कत्ले आम कर दे तो फिर आपको मुफ्ती साहब, अगेन हम बिल्कुल इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए और सिर्फ आर्गुमेंट के तौर पे, काउंटर आर्गुमेंट के तौर पे हम आपको ये बात प्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर एक शख्स किसी मुसलमान बस्ती में जाके वहाँ पर मुसलमानों का कत्ले आम कर दे तो फिर मुफ्ती साहब आपको ये कहना चाहिए, अगर वो शख्स ये कहे कि मुफ्ती साहब आपको तो खुश होना चाहिए, वो सारे मुसलमान की मौत मरे तो उनके लिए बचत हो गई कि वो इटरनल पनिशमेंट के मुस्तहिक नहीं ठहरेंगे, वो इटरनल पनिशमेंट से बच गए। हो सकता है कि उनमें से पता नहीं कितने लोग शायद कुफ्र इख्तियार कर लेते, तो उन सब को कुफ्र से बचा लिया मैंने, और वो सब के सब बिल्कुल मुसलमान की मौत मर गए। तो अब मुफ्ती साहब खुशियां मनाइए कि इतने सारे मुसलमान इटरनल पनिशमेंट से उनकी बचत हो गई, पक्का पक्का। बिल्कुल ख्याली, एकदम 100% आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से आजकल हवा चल रही है उस तरह से तो फिर इस तरह के किसी वाक़ये को बिल्कुल आपको सपोर्ट करना चाहिए, अगर आपका यही पॉइंट है, आपके यही आर्गुमेंट है तो। हाँ, लेकिन हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, हम नहीं ये सपोर्ट कर बिल्कुल रहे हैं, ये सिर्फ सिर्फ एक आर्गुमेंट के तौर पर है। सिर्फ आर्गुमेंट के तौर पे पेश की गई है। ये बार बिल्कुल बार हमें इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि ये बातें बिल्कुल बहुत ज़्यादा, हम शायद बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल्स ले रहे हैं, लेकिन ये इन एग्जांपल्स का ही हम मंतकी नतीजा आपको बता रहे हैं। ये आपके जो हाँ, आर्गुमेंट्स हैं उनका और मंतकी जो हम ये भी चाहते हैं, मैकेनिज्म है हम वो पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं। हाँ, और हम ये भी चाहते हैं कि कोई इस तरह की हमारी क्लिप को अलग से लेकर ना लगा दे और कह दे कि हम इस तरह के अहकामात को बढ़ावा दे रहे हैं, या जी, ऐसा बिल्कुल। कुछ भी हमारा वो नहीं है, एम नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब पांचवा जवाब, एक मिनट, आगे बढ़ने के पहले ख्याली में लिंक मैंने डाल दिया है चैट पे, और अगर कोई जुड़ना चाहे बिल्कुल सर। भाई तो आ सकता है प्लीज़, इसी मौजू पे, और कोई और अगर इस पे आप बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन हो जाएं और बात कर लें। कुछ एक जो चैट्स थे मैं उनको पढ़ा नहीं, पर नाइस पॉइंट बॉर्न एग्नोस्टिक, नाइस पॉइंट ख्याली, गॉड गुड टू सी हिंदी स्ट्रीम, थैंक यू वेरी मच। हम लोग कोशिश करेंगे, मैं और ख्याली सोच रहे हैं कि और इस तरह की कुछ स्ट्रीम्स करेंगे, उसके लिए हमें महादिन को भगाना पड़ेगा। बोंगी बॉर्न एग्नोस्टिक, रूह की भी सवारी करनी है, और ये स्ट्रीम यार्ड पे लिंक शेयर कर दिया है, जिस किसी को भी आना है प्लीज़ आइए, और अगर कोई आपका पॉइंट है, ये हमारा जो वीडियो है ये ख़त्म होने वाला है, तो इसके बाद हम गुफ्तगू कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। वो सुनिए कि अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में कोई भी चीज बिला जरूरत नहीं बनाई है। परमेश्वर ने, सुप्रीम बीइंग ने हमारे जिस्म में, इंसान के जिस्म में या जानवर के जिस्म में कोई भी चीज बिला जरूरत नहीं बनाई है। चीज हिकमत की वजह से, जरूरत की वजह से बनाई गई है। हमारी दो आंखें हैं इसलिए हमें जरूरत है, हमारे दो कान हैं इसलिए हमें जरूरत है, हमारी एक नाक है इसलिए हमें एक ही नाक की जरूरत है। ठीक है, इसी तरीके से इंसान के आप दांतों का स्ट्रक्चर देखिए कि दांतों के स्ट्रक्चर में आपके फ्लैट दांत भी आते हैं और नोकीले दांत भी आते हैं। ये इस बात की दलील है कि इंसान को इसलिए बनाया गया है ताकि वो गोश्त भी खाए और सब्जी और फल भी खाए, दोनों चीजें खाने के लिए। और जो दरिंदे हैं उनके अंदर सिर्फ नोकीले दांत हैं, और जो जनाब आपकी गाय भैंसे और बकरियां हैं उनके अंदर सिर्फ फ्लैट दांत हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसान को दोनों तरह के दांत इसलिए दिए हैं ताकि फितरतन वो दोनों तरह की चीजों को खा ले। तो अगर कोई आदमी ये कहे कि नहीं जी जानवरों को खाना तो रहम के खिलाफ है, जानवरों को खाना तो फितरत के खिलाफ है, तो वो आदमी दरअसल जो इंसान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसकी जो साइंस है, उसको नहीं समझता। हाँ, इतना जरूर है कि इस्लाम ने हर तरह के जानवरों को हलाल नहीं किया है। कुछ जानवर हलाल हैं, कुछ जानवर हराम है, और उसकी वजह यह है कि जिन जानवरों को हराम करार दिया है, दरअसल इसलिए हराम करार दिया है कि उनकी तबीयत और उनकी सिफत का, उनके अंदर जो क्वालिटी है, खाने की वजह से वो क्वालिटी इंसान के अंदर मुंतकिल होती है। मिसाल के तौर पर खिंजीर को इस्लाम में हराम इसलिए करार दिया गया है, एक तो ये कि उसके अंदर नजासत और गंदगी है, और दूसरे ये कि उस गंदगी की वजह से उसके अंदर बेहयाई बहुत है। गोरे जो लोग हैं, जो गोरे अंग्रेज हैं, उनके अंदर बेहयाई इतनी क्यों होती है? इस कदर बेहयाई के इतना, यानी
इंडिया के जो मूवी इंडस्ट्री है वो भी पीछा करते करते थक गई, लेकिन वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। वो बेहयाई में इतना आगे निकले हुए हैं वेस्टर्न। उसकी वजह यह है कि दिन रात की उनकी खुराक जो है वो खिंजीर है। उस बेहयाई की वजह से इंसान के अंदर बेहयाई आती है। इसलिए इस्लाम ने सुअर को, खिंजीर को मुसलमानों के लिए जायज करार नहीं दिया। इसी तरीके से जो दरिंदे हैं उनको जायज इसलिए करार नहीं दिया चूंकि दरिंदों के अंदर जो सिफत है वो है बद अखलाकी और खुदगर्जी। अगर दरिंदे को भूख लगेगी तो वो सामने वाले को मारने में 2 मिनट नहीं लगाएगा। सामने वाले जानवर को उसको सिर्फ भूख लगने की देर है, वो खुदगर्ज है। इसलिए दरिंदों को और खिंजीर को इस्लाम में इंसान के लिए जायज करार नहीं दिया गया है। हाँ, जिन जानवरों के अंदर ऐसी सिफात नहीं है उन जानवरों को हलाल करा दिया गया है। ये एक बुनियादी सी कॉन्सेप्ट है इस्लाम का। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे तो कोई एतराज नहीं होगा। कोई आदमी एतराज नहीं करेगा कि अल्लाह ताला ने जानवरों को हलाल करके उनके ऊपर तो रहम नहीं किया, बल्कि उनके ऊपर रहम किया है, इसीलिए हलाल किया है। अच्छा जी। ऑलराइट, सो ये जो है ये बहुत बड़ी लंबा सारी था बातें और कर दी मुफ्ती साहब ने। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम जो है कि वो कौन कौन सी चीज़ें अलाउ की हैं। राइट, पहला पहला तो ये है कि आपके दांतों का जो शेप है वो हमारी जिस्मानी साख्त, हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी रखी है अल्लाह ने हमारे अंदर कि जो हम जो है कैपेबिलिटी वो रखी है। गोश्त भी खा सकते हैं, और उन्होंने उसकी एक दलील ये दी है कि हमारे दांत जो हैं वो हमारे केनाइन्स भी हैं, और हमारे जो हैं वो जिसे हम चबाने वाले कहते हैं, जो ग्राइंडिंग टीथ्स हैं, वो भी हमारे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये हमारे ग्राइंडिंग टीथ भी हैं और कैनाइंस भी हैं। और प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है ख्याली, कि ये जो कैनाइंस हैं, ये अगर आप ग्रेट एप्स के कैनाइंस देखोगे और जो इंसानों के कैनाइंस देखोगे, तो प्रोग्रेसिवली इंसानों के कैनाइंस जो हैं वो छोटे होते जा रहे हैं। और अगर आप ग्रेट एप्स के देखोगे, या जो कार्निवोर्स हैं या जो ओमनीवोर्स हैं, हम लोग किसी एक ज़माने में आज से 50,000 साल पहले जब हमारे एंसेस्टर्स जो हैं जब हंटर गैदरर्स रहे होंगे, तब उनके पास कुक फूड नहीं आता था, तब उनके पास एग्रीकल्चर नहीं था, तो उनके पास ग्रेन्स नहीं आते थे, कुछ नहीं आता था। तो उनके पास जो सबसे जो बेहतरीन जो फूड का ज़रिया था वो था हंटिंग और मीट। तो उस टाइम मेजॉरिटी जो फूड इनटेक था वो हमारा मीट के तौर पे था, या मांस के तौर पे था, गोश्त के तौर पे था। अब वो जो पैराडाइम है वो चेंज हो गया है, और धीरे धीरे उसका फ़र्क ये पड़ा है कि जो हमारे कैनाइन्स जो एक ज़माने में एक समय पर जो लंबे हुआ करते, और लंबे इसलिए चाहिए थे कि आपको एक गज़ल को खाना है या एक किसी डियर को खाना है तो आपको लंबे कैनाइन्स चाहिए। और उस टाइम हमारे जो हमारे मुंह की जो फिजियोलॉजी है, या जो हमारा जबड़ा चौड़ा हुआ करता था, हमारे कैनाइन्स लंबे हुआ करते थे, जबड़े थोड़े और मजबूत हुआ करते थे, क्योंकि आपको मांस को खींच के खाना है। आपकी ज़बान और खुरदरी हुआ करती थी, अभी वो स्मूथ है। बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो आप अगर किसी म्यूज़ियम में जाएंगे तो वहाँ आपको फॉसिल्स के तौर पे, या ये इस तरह के नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम में आपको देखने को मिल जाएगा कि ये कितने चेंजेस हुए हैं। और ये जो अब हमारे दांतों का कैनाइन्स का शेप है, ये इतना मॉडरेट इसलिए हो गया है कि हमारी जो मेजॉरिटी जो फूड इनटेक है वो गोश्त से हटकर अब नॉर्मल जो है ग्रेन्स और इस पे आ गई है, प्लांट बेस्ड आ गई है। अच्छा, ख्याली 1 मिनट रुकेंगे। समरिन शेख साहब, आपका इस्तकबाल है। आप 2 मिनट अगर रुकेंगे तो मैं आपको लेता हूँ, ठीक है ना। ये हम लोगों का ये वीडियो हो जाए फिर मैं आपको लेता हूँ। आप 5 मिनट वेट कीजिए प्लीज़, है ना। तो ख्याली एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये था शेमलेसनेस वाला जो पॉइंट था, ये मेरे बिल्कुल, मैं उसमें हंस हंस रहा था बेसिकली। वो मेरे समझ में नहीं आया वो यार शेमलेसनेस वाला। बिल्कुल, ऐसा कोई मतलब ये स्टडी। हवा में उड़ाने वाली बातें हैं, बिल्कुल हवा में मुफ्ती साहब ने बात की है। अगर ऐसी कोई रिसर्च है तो मैं बिल्कुल उसमें इंटरेस्टेड हूँ कि क्या जानवरों के, यानी जिस भी जानवर का आप गोश्त खाते हैं या उसको कंज्यूम करते हैं, तो क्या उसकी खसलतें हमारे अंदर आ जाती हैं। तो मसला ये है कि अगर हम वाकई में देखें, ये इसमें काउंटर, ये इस आर्गुमेंट के अंदर ही इसका रद्द मौजूद है। वो इसलिए क्योंकि अगर ये देखें, इन्होंने दरिंदों की मिसाल दी। इन्होंने कहा दरिंदे जो हैं वो जब उनको भूख लगती है तो वो सामने वाले को खा जाता है। देखें, ऐसा नहीं होता कि वो दरिंदा जो है वो अक्सर कोई अपनी ही नस्ल को खा जाता है। वैसा भी देखा गया है, लेकिन दरिंदा में ये तो इसका ताल्लुक दरिंदगी से नहीं, दरिंदों या यानी हम अगर कार्निवोर्स की बात करें तो सिर्फ उससे नहीं है, वो तो और भी कुछ स्पीशीज में पाया जाता है कि वो अपनी किसी दूसरे की बच्चों को मार देते हैं। लेकिन ये जो दरिंदगी जिसे आप कह रहे हैं, जिससे मुराद इनकी कार्निवोर्स हैं, देखें कार्निवोर्स खाने से अगर आप में ये कोई इस तरह की सेल्फिशनेस आ जाती है, तो सवाल ये है कि फिर अगर हम
सिर्फ वो जानवर खाते हैं जो कि हर्बीवोर्स हैं, तो फिर हमारे अंदर सिर्फ हर्बीवोर्स की कैपेबिलिटी आना शुरू हो जानी चाहिए और हमें आहिस्ता-आहिस्ता सबको हर्बीवोर्स बन जाना चाहिए। लेकिन हम नहीं एग्जैक्टली बनते। एग्जैक्टली, और हम लोग हम सारे शांत हो जाना हम चाहिए, दरिंद बिल्कुल हाँ, एकदम। हमको शांत हो जाना चाहिए। लेकिन हम राइट। दरिंदे ही रहते हैं, हम दरिंदे हैं क्योंकि हम ओमनिवोर्स हैं, तो इसका मतलब हमारे अंदर दरिंदगी की साइड भी मौजूद है। दरिंदगी जिसको वो दरिंदगी कह रहे हैं वो यही होती है जिसको कार्निवोर्स कहा जाता है। तो अगर आप इसी को दरिंदगी कहते हैं तो हम तो दरिंदे ऑलरेडी हैं। हाँ, हर्बीवोर्स को खा के हमारे अंदर शायद वो दरिंदगी आपके मुताबिक कम होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ये बिल्कुल दलील पर में इस दलील के अंदर आपकी दलील का रद्द मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल, और एक्चुअली ख्याली ये जो फैक्चुअली भी थोड़े से अपने मुफ्ती साहब जो है थोड़े से डगमगा गए यहाँ पे। वो क्यों? क्योंकि फिशेस जो हैं, फिशेस के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है, हाँ, पर बिल्कुल सही फिशेस कह जो रहे हैं हैं, आप। ये हाँ, आपने सही कहा, उसके ऊपर बिल्कुल कोई सही कहा। पाबंदी नहीं है, पर फिशेस जो हैं वो कार्निवोर ही हैं प्रीटी मच, मेजॉरिटी। जैसे वो बिल्कुल टूना सही हो कहा। गई या दूसरी हो गई, वो खाना, उसमें कोई वो नहीं है, कोई कोई भी फिश हराम नहीं है, सारी हलाल है। तो आप बताओ, मतलब ये तो आप मुफ्ती साहब कहीं ना कहीं बिल्कुल। शायद वो ब्रेन फेड हो गया एक्चुअली मुफ्ती साहब का। पर एक्चुअली मैं अगर मुफ्ती साहब की थोड़ा मजाक भी उड़ा रहा हूँ, मुफ्ती साहब से मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, मैं उनकी स्ट्रीम पे जाता हूँ। मेरे ख्याल से ईमान यूनियन के जितने भी बंदे हैं, मेरे ख्याल से उनमें सबसे बेहतरीन जो जिनसे बात करने में मज़ा आता है, वो कई बार थोड़ा बहुत अपने अकीदे की वजह से आप पे थोड़े हार्श हो सकते हैं, थोड़ा आपका मजाक उड़ा लेंगे, पर एटलीस्ट वो फेयर ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं दूसरों को बात करने के लिए। तो उसके उस हिसाब से मैं उनका इज्जत और एहतराम करता हूँ बहुत। बिल्कुल। हाँ, तो हल्का-फुल्का तंज़ तो वो भी करते हैं, हाँ, तो हम भी कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत तंज तो चलता ही हाँ, है, बिल्कुल वो बिल्कुल। चलता ही है। वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आगे बढ़े फिर इस पे। जी, जी। मेरे ख़्याल में तो अमरीन। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। अगेन वही इन्होंने जो ये बात की उसी को ग्राउंडिंग कोई प्रूफ़ दें हमें कि क्या दरिंदे खाने से या किसी भी जानवर का गोश्त खाने से उसकी ख़सलत उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसका कोई सबूत मेरे में मौजूद नहीं है। अगर इनके मुफ्ती साहब के पास कोई ऐसी रिसर्चेज़ मौजूद हैं तो वो हम इंटरेस्टेड हैं उसमें, और अगेन उसमें भी आपने प्रॉब्लम हाइलाइट कर दी। मैंने भी एक प्रॉब्लम हाइलाइट कर दी। तो आई थिंक ओवरऑल ये जो आर्गुमेंट था इसी में जो है वो प्रॉब्लम मौजूद है। हमारे अंदर कैपेबिलिटी मौजूद है, बिल्कुल, हम इसको मानते हैं। हम क्योंकि हम्म, उसको कंज़्यूम कर भी सकते हैं, लेकिन हम्म। हम उसको जो जो आपका जो बा आपने ख़ास तौर पे इस आर्गुमेंट में और जो बहुत सारी बातें की, उसमें हमें बहुत सारे मसाइल नज़र आए हैं। कैपेबिलिटी मौजूद है, लेकिन अगेन उस पर फ़ाइलों ने अच्छी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है। आई थिंक पे आई थिंक और कुछ कहने की हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, ख्याल ही एक दो और पॉइंट मैं रख देता हूँ ना यहाँ पे। ये जो इन्होंने नजस कहा है खंजीर को, और न जाने क्या जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। पहला परेशानी मतलब वो क्या वाकई में वो कोई आपकी एक मयार है कि आपने उसके कारण नहीं किया है? क्योंकि अगर आप ऐसे ही देखने जाएंगे तो बहुत सारे फूड आइटम्स में आपको परेशानी होना चाहिए, ठीक है। हुँ, जैसे आप शहद, ठीक है, वो तो हुजूर का मेरे ख्याल से वन ऑफ द फेवरेट, खजूर और शहद जो है वो फेवरेट उसमें हुआ करते थे, ठीक है। हुँ, जी। अब शहद जो है, शहद भी तो आता क्या है, शहद वॉमिटिंग है, राइट। बीज का आप कह लो, बीज ने वॉमिट जो किया हुआ है, जो उनके बिल्कुल। उनके स्टमक से जो डाइजेस्ट होके और फिर जो फ्रुक्टोज जो आ रहे हैं, वही शहद है बेसिकली, राइट। तो उसको आपको कंज्यूम करने में कोई परेशानी नहीं। फिर आप कहते हैं कि खंजीर जो है वो गंदा होता है। अब उसके कारण आप कोई कह सकता है कि शायद वो इसलिए क्योंकि वो अपनी खुद की फीसिस को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। फीसिस के लिए क्या एक अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि भाई लोगों को समझ में आए? पाखाना। पखाना, बिल्कुल पखाना। तो वो अपना पखाना खाते हैं इसलिए। तो वो तो फिर खरगोश भी करते हैं, तो आपको खरगोश को भी नहीं खाना चाहिए, पर खरगोश तो हराम नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, राइट। मतलब ये कहाँ पे क्या एक प्रॉपर वो स्टैंडर्ड है, मयार है जिसके तहत आप कह सकते हो कि नहीं, ये वाकई इसीलिए ये रीज़न है, ये गंदगी है, इस कारण इसको हम नहीं खाते। तो फिर आपको बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उसको आपको हटाना पड़ेगा बिल्कुल आपकी लिस्ट से। पर वो आप नहीं कर रहे हैं, और वो क्योंकि आपने नहीं सोचा, या आपके ज़माने में, उस ज़माने में जिन्होंने भी ये किताबें लिखी या रूलिंग्स जो लिखी,
उनके नज़र में ये नहीं आए बेसिकली। तो उन्होंने जो उनके नज़र में आया उन्होंने उस हिसाब से अपने 7वीं सदी के हिसाब से उन्होंने रूल्स बना दिए बेसिकली। चलिए एनीवेज आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये तो बहुत फिर अपने बहुत तो इस पे आर्गुमेंट दी जा सकती है। ब्रिटानिका की proandcon.org, ये ब्रिटानिका जो आई थिंक वेबसाइट है, मशहूर अब इनका जो विकिपीडिया है, ये उसी का एक सॉरी हिस्सा है। और ये आपकी स्क्रीन पर हाँ ख्याली, अब ये जो इनकी पूरी लाइन ऑफ रीजनिंग होगी आगे साइंस और उस पर, मेरे ख्याल में हमने जिनके 5 आर्गुमेंट्स थे उस पर तो बात कर ली है। क्या इसमें आप समझते हैं कि वो आगे कुछ बेनिफिट्स है उसकी जरूरत है? क्योंकि हमें मेरा जो बनाया था, अगर आपको लगता है तो हम देख लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे जो 5 की थे, बाकी तो वो बेनिफिट्स और वो नुकसानात और उसके बेनिफिट्स बताएंगे तो वो तो बिल्कुल वो उसमें रिसर्चेस मौजूद हैं मेरे ख्याल में उसमें। हाँ मेरे ख्याल से उनको हम बाद में कभी एड्रेस कर सकते हैं, बाद या में फिर ये कभी भी एड्रेस कर कर सकते हैं। हाँ, या फिर ये भी कर सकते हैं कि एक जस्ट टच करके और निकल जाएं बेसिकली, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही कि ये मैं एक अगर चाहें तो कर लेते हैं, बिल्कुल। हाँ मुख्तसर सा मैं बता देता हूँ कि उन्होंने क्या बिल्कुल क्या आप बातें कही, या फिर चला ही देते हैं उसको थोड़ा हाई स्पीड पे। आप चला दें। इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा जी। तो इसमें जो बात की गई है वो इस तरीके से और बड़े अच्छे अंदाज से इसको पेश किया गया है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा, जो कुछ है वो साइंटिफिक बुनियादों पर है, चूंकि कुछ लोग साइंस को अपना खुदा मानते हैं, साइंस को ही अपनी जन्नत मानते हैं और साइंस ही उनकी दोजख है। तो ठीक है, वो आज उनकी दोजख में उनको जलाते हैं। मैं इस पे क्यों बात करना चाह रहा हूँ ख्याली, क्योंकि उन्होंने कई बार जो है वो थोड़े से हिस्ट्री जनरलाइजेशन किए हैं बेसिकली, राइट। तो इसलिए मैं वो चाहता हूँ कि वो जो पॉइंट्स जो हैं वो आप और मैं खुद एक बार और सारे जो हैं अपने व्यूअर्स वो सुन लें कि साइंस इस ताल्लुक से क्या कहती है। इसमें जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर प्रो एंड कॉन, तो एक तरफ वेजिटेरियनिज्म के हक में दलील दी गई है और दूसरी तरफ मीट ईटिंग के हक में दलील दी गई है और उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट पेश किया गया है। तो सबसे पहली जो दलील है, मैं पूरा आपको नहीं पढ़ के सुनाऊंगा इल्ला ये कि कोई अहम पॉइंट हो। तो सबसे पहली जो चीज है जो हिंदुओं की तरफ से भी जिस पर एतराज किया जाता है और आम जो एथीस्ट वेजिटेरियंस हैं उनकी तरफ से भी ऑब्जेक्शन किया जाता है। बाय द वे, एक चीज साइड नोट के तौर पर, बल्कि लाइट नोट के तौर पर कहूंगा कि जितने आपको एक्स मुस्लिम दिख रहे हैं ना इंडिया में, ये सारे के सारे गोश्तखोर हैं। तो ये इस्लाम छोड़ देंगे। चलो ये मुफ्ती साहब ने लाइट नोट के तौर पे कहा है, तो हम उसको मान लेते हैं कि वो एक तंज के तौर पे उन्होंने कहा है, ठीक है चलिए। पर उन्होंने क्या है, उन्होंने वो ये लत सबको ऐसी एक है बकेट कि लिस्ट में डाल जिसको दिया लग जाए बेसिकली। तो वो भी आपने 15-20 साल लगाए इस बिजनेस को खड़ा करने में, लेकिन कल एक 25 साल का बच्चा आएगा, मानो के महल्ले में आकर मगरिब के बाद कबाब, राइट। उन्होंने एक ही से एक ब्रॉड ब्रश पे सभी को सबको, हाँ बिल्कुल सबको कवर करने की कोशिश की है, लेकिन ठीक है चले, तंज है उनका एक तंज है वो है, उनका। क्या हाल चलेगा। सही कहा मैंने? बिल्कुल बिल्कुल जरूर बिल्कुल सही फरमाया आपने। हमारे महल्ले में इंडिया में कुछ कबाबों की दुकानें आजकल खूब आते हैं, तो कि गोश्त खाने से पहले पहले अब वो शराब भी नोश कर रहे हैं। तो पहले होता था कि जब तक इस्लाम में थे तो शराब की तो आजादी नहीं थी, बस गोश्त खाओ। तो देखिए मुफ्ती साहब ने जो बात कही है, मैं अपने बारे में कह देता हूँ यहाँ पे, न तो मैं गोश्त खाता हूँ न शराब पीता हूँ, ठीक है। ठीक है, लेकिन अब गोश्त के साथ साथ शराब भी, शराब और मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं गोश्त पहले भी खाता था, अभी भी खाता हूँ, लेकिन मैं शराब पहले भी नहीं पीता था, अब भी नहीं पीता। बिल्कुल बिल्कुल दोनों मिल रहे हैं। तो ये इस्लाम छोड़कर उनका दुनियावी फायदा हुआ है, इसमें मैं उनको कह सकता हूँ कि हाँ भाई चलो ठीक है, शराब और कबाब के चक्कर में आपने ये काम सही किया। ये अलग बात है कि आखिरत आपने अपनी तबाह कर ली। सो दैट वाज अ लाइट नोट। तो प्रो 1 जो है, यानी जो दलील है पहली इन लोगों की, वो ये कि इट इज क्रूल एंड अनएथिकल टू किल एनिमल्स फॉर फूड व्हेन वेजिटेरियन ऑप्शंस आर अवेलेबल। कि भाई जब वेजिटेरियन ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो जानवरों को मारना ये बहुत ज्यादा वहशियाना अमल है, गैर अखलाकी अमल है, स्पेशली बिकॉज रेजिंग एनिमल्स इन कन्फाइनमेंट फॉर स्लॉटर इज क्रूल एंड मेनी एनिमल्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर नॉट स्लॉटर्ड ह्यूमेनली। कि वो कहते हैं कि बाज़ाब्ता जो जानवरों के जो खास बाड़े होते हैं उनमें जानवरों को पालना इस मकसद से कि उनको स्लॉटर किया जाएगा, ये एक बहुत ही गैर अखलाकी और वहशियाना अमल है। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में अक्सर जो जानवर हैं वो अच्छे तरीके से ह्यूमेन अंदाज में स्लॉटर्ड नहीं किए जाते। तो यानी बुनियादी दलील ये है कि भाई ये बहुत ज्यादा तकलीफ का अमल है इन लोगों के लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जानवरों को अपने मुंह के जायके के लिए जानवरों को तकलीफ देने का क्या मतलब है? तो इसके काउंटर आर्गुमेंट के तौर पर जो बात, हाँ, तो ख्याल ये जो पॉइंट है ना, ये मुफ्ती साहब ने सही कहा है यहाँ पे कि ये जो कई जो अमेरिका में या वेस्ट में, यूरोप में, अब खैर कई जगह पे इसके ऊपर रूलिंग्स आ गई हैं, और जो वहाँ के जो एनिमल राइट्स जो हैं उन्होंने आवाज़ उठाई है। तो जो फैक्ट्री फार्म्स जो हैं या एनिमल फार्म्स जो हैं बेसिकली, राइट, वो उनको इन्होंने थोड़ा तो ठीक करने की कोशिश की है, नहीं तो अदरवाइज। अरे ये निकल गई क्या? काफी देर से वेट कर रहे होंगे। अच्छा
अरे उस समीना शेख जी, आप वापस आ जाइए, आपको ले लेते हैं, आपसे बात कर लेते हैं। कुछ तो आपने कहा, समझ में नहीं आया। अगर आप सुन रही हैं तो आ जाइए वापस। ठीक है, आपसे आपसे गुफ्तगू कर लेते हैं 2 मिनट। चलो ठीक है। कही जाती है वो ये है कि ईटिंग मीट इज नेचुरल, नॉट क्रूल और अनएथिकल। सबसे पहली बात तो ये कि एक नेचुरल अमल है, यानी इंसानियत की तारीख में आप पीछे चाहे जहां तक चले जाएं, आपको यही मिलेगा कि इंसान गोश्त खोर रहा है। ये एक नेचुरल अमल है और इसको अच्छा, यहाँ पे मुफ्ती साहब क्या एक वो कर रहे हैं कि कोई अहकामात अगर इंसान करते आ रहा है तो उसको वो चेंज नहीं, मतलब वो सही है और उसको जारी रखना चाहिए। ये थोड़ा सा मेरे को एक प्रॉब्लम लग रही है, राइट? बिल्कुल, और मेरा नहीं ख्याल कि ये वो हर चीज़ में इससे एग्री भी करेंगे। राइट राइट राइट। तो एनीवेज, मेरे ख्याल से वो मुफ्ती का जो वीडियो है उसको रोक देते हैं हम। यहाँ पे समरीन शेख जी से बात कर लेते हैं, प्लीज़। पहली चीज़ तो आपका इस्तकबाल है। आप हेलो हाँ, बोलिए बोलिए। जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। कैसे आपको मैं मुफ्ती साहब की स्ट्रीम पे देखता हूँ अक्सर का आप आते हैं, और मैं बिल्कुल मुफ्ती बिल्कुल। साहब की स्ट्रीम बहुत ही पाबंदी से देखता हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया बढ़िया। और आज आप उनकी वीडियोस पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं बोला चलो थोड़ा बात करते हैं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। आपने सुनी अगर थोड़ी बहुत हमारी स्ट्रीम, और अगर आपको ऐसा लगा कि हमने मुफ्ती साहब को कहीं पे गलत तरीके से उनकी आर्गुमेंट्स को पेश किया है या कुछ गलत कहा हो, तो बिल्कुल बताइए, और हम फिर नहीं, गलत तो आप ऐसा कुछ मतलब लैंग्वेज में तो कुछ गलत बात नहीं की है। ठीक है, आपका नज़रिया है और इस्लाम का भी एक नज़रिया है। मुफ्ती साहब इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका भी वो साइड सही है कि भाई हमारे मज़हब ने इजाज़त दी है तो हम खाते हैं। हम तो बिल्कुल, तो आपका जी, जी, बोलिए, और बात कीजिए। उन्होंने जो मिसाल दी है कि भाई जब इंसानियत अ, इंसानियत वाले जब उसका दूध निकालने में इंसानियत नहीं समझते, उस पे सवारी करते हैं तो इंसानियत नहीं समझते, तो फिर जब हम उनको काट के खा रहे हैं जो कि हमारे मज़हब ने इजाज़त दी है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है आप लोग को? नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है? खाली भाई आप बोलिए। हाँ जी, जी। मैं ये कहूँगा कि अगर आप स्ट्रीम आपने देखी हो, अगर थोड़ा-सा देखा हो, और शुरू में भी हमने ये वाज़ह किया था कि हम ओवरऑल वेजिटेरियनिज़्म या वीगनिज़्म के केस को पॉज़िटिवली अभी प्रेज़ेंट नहीं कर रहे, ख़ास तौर पे इस वीडियो में। हम जो मुफ्ती साहब के आर्गुमेंट्स हैं ना, हाँ, उनमें जो ख़ास तौर पे हमें प्रॉब्लम नज़र आ रही हैं, उनको हमने हाइलाइट किया है। और इस वाले आर्गुमेंट में मैंने और फ़ाइलों ने अपना पॉइंट रखा था, और हमने बल्कि लेकिन पॉइंट रखने के साथ-साथ हमने कहा था कि इस पॉइंट में जो ख़ास तौर पे जो अभी आपने डिस्कस किया, हमें बिल्कुल हम आउटराइट इसको रिजेक्ट नहीं करते। मेरे ख़्याल में इसमें कुछ हद तक सही बात है। अगरचे हम ये कह सकते हैं कि इसके किसी की पीठ पे बैठना जिसमें उसको तकलीफ़ भी नहीं होती होगी। एक घोड़े यानी अनलेस आप किसी बिल्ली की या कुत्ते की पीठ पर बैठ जाएँ कि जिससे उसकी कमर टूट जाए या उसको तकलीफ़ होती हो। घोड़े की कमर पे बैठने से घोड़े को तकलीफ़ भी नहीं होती होगी। तो ऐसे अमल को एक दूसरे अमल के साथ इक्वेट करना, और तो वो अमल क्या, उसको काट के खा जाया जाए। इसी को अगर जी, जी, आपकी बोलिए। बात को ही मान लिया जाए, तो हुँ, हुँ। आप उसी जानवर का इस्तेमाल करते हैं जिसको आप घोड़े की पीठ पे बैठ सकते हैं, ठीक है? बकरी पे तो नहीं बैठ सकते। तो हम बिल्कुल भी तो सही। उसी जानवर को खाते हैं जिसको इस्लाम ने इजाज़त दिया है। सबको तो नहीं खाते, कुत्ते-बिल्ली जी, को जी, तो वो नहीं तो खाते ना। देखिए। तो आपका ये यहाँ लॉजिक तो आपका फेल हो रहा है। आपका जो नहीं, लॉजिक नहीं, है, लॉजिक वो समझिए तो जो मैं यहाँ कह रहा टूट हूँ। रहा है ना। ये जो मैं नहीं, नहीं, जी, लॉजिक बोलिए। इसलिए नहीं टूट रहा कि देखें, जो मैं पॉइंट रख रहा हूँ वो ये है कि इस अमल में उस जानवर को तकलीफ़ नहीं हो रही, और हुँ, ओवरऑल नहीं तकलीफ़ हो रही। किस अमल में कि हुँ, कसम कवर अगर हम घोड़े की पीठ पर बैठ रहे हैं,
यानी किसी भी जानवर से उसकी सलाहियत के मुताबिक अगर हम काम ले रहे हैं और उसको हम दाना पानी देकर और उसको उसका ख्याल रख के अगर हम उसको खुश भी रख रहे हैं, इसका मतलब है कि हम उसको कोई तकलीफ नहीं दे रहे अगर, तो ऐसे सूरत हाल में इस सिनारियो को इस चीज़ से कंपेयर करना कि हम बकरी को या किसी जानवर को काट के खा जाएं, कि जिसमें उसको तकलीफ भी होती है, उसका वजूद भी ख़त्म हो जाता है, तो इसको दोनों को इक्वेट करना, ये हमें यानी एटलीस्ट मुझे ये दुरुस्त नहीं लगता, क्योंकि एक अमल में आप मतलब किसी जानवर को तकलीफ भी नहीं दे रहे और दूसरे में आप उसको तकलीफ भी दे ये रहे हो, या कैसे डिसाइड होगा कि आप उसको तकलीफ नहीं दे रहे? आप क्या उसकी मर्जी को जान रहे हैं? उससे इजाजत ले रहे हैं आप कि मैं आपकी पीठ पे सवारी करूं? किसने जी आपको हक जी दे दिया उसकी पीठ पे सवारी करने का? शेख भाई, अपना आपका जो आर्गुमेंट है, चलो एक बारी उसको हम मान भी लें, ठीक है ना, आपकी बात हम मान लेते हैं हाँ, कि इतनी इजाज़त नहीं दी उसकी सवारी के लिए, ठीक है। बिल्कुल। तो यही हमने, अगर आपने थोड़ी हमारी स्ट्रीम सुनी होगी थोड़ी सी पहले की, तो हमारी इस बात पे पहले बात हो चुकी है कि क्या बेहतर है। चलो हमने मान लिया कि उसको तकलीफ हो रही है, तो दो चॉइस अगर आपको दी जाए, मौत या एक बंदे को आपने खाना देके उससे कुछ काम ले लिया, ठीक है। अगर उसमें ख्याली का जो पॉइंट है कि उसको तकलीफ हो रही है या नहीं हो रही है, चलो मान ले कि तकलीफ हो रही है, ठीक है, तो क्या वो मौत बेहतर है या तकलीफ बेहतर है? मेरे हिसाब से तो मैंने ये आर्ग्यू किया था कि मतलब आप ये मान रहे हैं कि मतलब हमारी तरफ से ज्यादा तकलीफ दी जा रही है जानवरों को, आपकी तरफ से कम तकलीफ दी जा रही है। नहीं, सवाल ये है कि आदमी कोई मखलूक जो है वो जिंदा रहना ज्यादा पसंद करेगा या नहीं जिंदा रहना पसंद करेगा, ये देख ये एक सवाल है, ठीक है। अगर वो मखलूक यानी जिसके बारे में आप कह रहे हैं, अगर उसकी मौत ही ना हो, तब तो ये सवाल बनता है, आखिर वो जिसके लिए आया है, जो यूज करने के लिए, अगर वो उसमें इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी बेहतरी तो इसी में है। नहीं, ये तो आपका कहना है ना कि वो जिस इस्तेमाल के लिए आया है, क्योंकि आप इसको अपने अकीदे पे लगा रहे हो, ठीक है ना। हम्म, पर उस मखलूक का जिसको ना तो आखिरत में कुछ मिलना है ना जिसको कुछ मिल रहा है, वो उसकी जान क्यों लेना चाहिए? उसको जिस किसी भी खुदा ने बनाया है, तो उसके बनाने का फायदा क्या हुआ? उस तो मखलूक में हम फिर आपने रूह, अगर आप उस मखलूक में आपने अगर रूह डाली है, तो फिर आपने ये तो उसके साथ क्या कहना चाहिए, आपने इनजस्टिस कर दिया उसके साथ। भाई, हमारा मानना है कि अल्लाह पाक ने जितनी भी चीजें दुनिया में बनाई हैं, वो एक मकसद के तहत बनाई, और ये जो हलाल जानवर जिनकी खाने की इजाज़त है इस्लाम में, उनको भी अल्लाह ने इसी मकसद से पैदा किया है कि उनको काट के खाया जाए। क्योंकि अब हम अगर लॉजिक देखें, तो भाई जो जिसको हम संरक्षण देते हैं, जैसे शेर वगैरह जो ये गोश्तखोर जानवर हैं, तो उनको संरक्षण देने के बाद भी उनकी तादाद इतनी नहीं बढ़ पाती है या है, जितना ये जो जानवर कट के खाए जा रहे हैं उनकी तादाद, यानी कि उनकी डेली तादाद उतनी, यानी करोड़ों में वो कट रहे, करोड़ों में दूसरे दिन भी वो अवेलेबल है। तो उन्हें इससे उन्हें तो लॉजिक से पैदा किया भी तो जा रहा है पता चल रहा है। ना हाँ, शेख साहब, उनको तो पैदा किया जा रहा है ताकि खाए जाए, तो उनको पैदा किया जा रहा है। वो तो तो अल्लाह भी क्या पैदा नहीं शेरों कर को रहा नहीं ना। पैदा किया जा रहा है? शेरों को तो बाकायदे संरक्षण दिया ये जा रहा है। फार्मिंग हो नहीं रही है, नहीं नहीं फार्मिंग हो उनको रही है उनकी। मारने पे, फार्मिंग हो रही है ना। अरे आपको मालूम है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है? मैं ये कह रहा हूँ वो कि अक्सर जितने भी आप ममालिक, अक्सर कंट्री में, मैं समझता हूँ कहीं भी शेर का शिकार करने की इजाज़त नहीं है। यानी उनको संरक्षण दिया जा रहा है, बाकायदे उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, उनकी हेल्थ का ख्याल किया जा रहा है, वो तो भी उनकी तादाद इतनी नहीं बढ़ रही है। आखिर नहीं, इसके उसका पीछे तो कुछ उसका तो उसका लॉजिक कारण होगा। अलग है। इससे अपना अपना इससे क्या टॉपिक साबित डिफ्लेक्ट होता है, हो सुनिए। जाएगा, टॉपिक हाँ, डिफ्लेक्ट हो साइड पे जाएगा इससे चला आप। जाए। साबित ये होता है, इससे साबित ये होता है कि जो क्रिएटर ने इनको पैदा किया है,
वो इस मकसद से पैदा किया है कि इनको मतलब इंसान खाएगा, और इसीलिए इसमें उसने बरकत डाली है कि इनकी तादाद जितना ये यूज होगे उतना ही इनकी तादाद बढ़ेगी। नहीं तो मेरी तो नहीं यही तो सब आपने ध्यान कहा रखना कि शेरों को हाँ कोशिश के बावजूद वो कायम नहीं रख पा रहे हैं, या उनकी तादाद फिर भी कम होती जा रही है। तो हाँ अगर जब वो उनको कुछ कह नहीं रहे, बल्कि कोशिश के बावजूद उनको नहीं मेंटेन रख पा रहे, तो उनको तो नहीं खाया जा रहा ना। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल क्योंकि जिनको खाया जा रहा है, जो खाने के लिए बनाया था, वो रिप्लेनिश हाँ हो रहे हैं, लेकिन जिनको खाने के हाँ लिए नहीं बनाया था, फिर वो खत्म क्यों हो रहे हैं बरोबर। जब उनको नहीं खा रहे? तो उसका देखिए शेख साहब, अगर हम उस डायरेक्शन में जाएंगे तो पूरा टॉपिक बदल हाँ, जाएगा। टॉपिक पर बदल मैं जाएगा। आपको सिर्फ ये बता दूं कि वो इसलिए उनकी तादाद कम होती जा रही है क्योंकि उनकी जगह जो है वो हमने खा ली। एक शेर को जिंदा रहने के लिए एक शेर की टेरिटरी 25 किलोमीटर तक की होती, 25 स्क्वायर किलोमीटर तक की, समझ रहे हैं? अगर आपने उसके लिए जंगल ही नहीं, इंसानों ने उसके लिए जंगल ही नहीं छोड़े, तो वो अपनी तादाद कैसे बढ़ाएगा? तो ये आपका सवाल का जवाब हो गया। और हम और वापस मैं से उस टॉपिक पे आते वापस हैं। टॉपिक पे आते हैं। हाँ, हाँ वापस। मैं समीर साहब से शेख साहब से एक सवाल करना चाहूँगा। आपने कहा हमारा मानना ये है कि जानवरों को अल्लाह ने हमारे खाने के लिए बनाया, जो जानवर हमारे खाने के लिए मैंने बनाए हैं, मिसाल के तौर पे गाय, बकरा, भैंस, जो भी है। अब सवाल ये कि ये तो आपका मानना है। अगर कोई इंसान, कोई दूसरी किसी जगह के इंसान ये कहें कि हमारा मानना ये है कि ये जो एक ख़ास नस्ल के इंसान हैं, कोई भी रंगत के या किसी ख़ास इलाके के इंसान हैं, इनको अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है और हम इनको खा सकते हैं। तो फिर आप उनको कुछ कहेंगे तो नहीं ना कि ठीक है भाई, आपका मानना है, हम क्या करें? आप खा लें उनको। बिल्कुल बिल्कुल। आप उनको कुछ कहेंगे या नहीं कहेंगे? इंसान इंसानों को शेख इंसान साहब एक कैसे मिनट। खा सकता है? शेख साहब एक मिनट, आपसे एक सवाल नहीं, पूछूं? आप सईद भाई, आप सईद ये भाई तो नहीं कैसे है आप? लगा दिए भाई? इंसान एक इंसान के ऊपर क्या हक रखता है? कैसे उसको खा सकता है भाई वो अल्लाह या ने हक कैसे दे उसको दिया मार उनको। सकता है? उनके अल्लाह ने हाँ उनके मुताबिक, उनके ईमान के मुताबिक, उनके अल्लाह ने उनको ये हक दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। शेख साहब, जैसे आपका अकीदा है वैसा ही उनका भी अकीदा है। उन्होंने भी, उनके अल्लाह ने, उनके खुदा ने, उनके खालिक कायनात ने उनको ये दिया है, उनकी किताब में लिखा है कि आप इस नस्ल के इंसानों को खा सकते हो। तो भाई आपका जिस तरह से अकीदा है, जिस तरह से आपकी किताब है, जिस तरह से आपका खुदा है, जिस तरह से आपका खालिक कायनात है, बिल्कुल वही का वही उनके साथ भी है, वही उनका मानना है। आप उनको गलत नहीं कह सकते क्योंकि उनका भी अकीदा है जिस तरह से आपका अकीदा है। आप समझ रहे हैं क्या ख्याली, क्या पॉइंट रखना चाह रहे हैं? नहीं, तो ये उनका अकीदा दुरुस्त कैसे हो सकता है? किसी ये तो इंसान आप को कह आप रहे हो तो ना कि दुरुस्त नहीं है। वो कह हम्म, रहे हैं कि आपका अकीदा दुरुस्त नहीं आपको है। कैसे पता चला कि उनका अकीदा दुरुस्त नहीं है? हाँ, किस वो कह बुनियाद पे रहे हैं आप कि कह रहे हो कि भाई उनका अकीदा शेख दुरुस्त साहब नहीं का है? अकीदा दुरुस्त नहीं है, हमारा दुरुस्त है। वो मखलू जो गाय है, उनका बकरा है, उन वो इंसानों के लिए भाई नहीं बना है। उनसे ये चलिए रेस जो है इंसानों के लिए बनाई। मैं अपने ऊपर अप्लाई कर लेता हाँ, हूँ। उनको क्या मेरे से बर्तरी है कि जो मुझे उनको मारने का और खाने का हक है? बताइए तो क्या फिर बर्तरी? तो फिर आपको जानवरों पर क्या बर्तरी है कि आप उनको खाएंगे और मारेंगे? जानवरों को जानवरों का इस्तेमाल करने का फिर क्या हक है? नहीं, हम जानवरों तो का आपसे पूछ इस्तेमाल रहे हैं। करने का नहीं नहीं, तो ये तो भी मैं पूछ लेते वही हैं, कह ये रहा भी हूँ। पूछ ले ये भी हम आपसे पूछ हाँ लेते हैं, चलें, कि उनके इस्तेमाल करने का आपको क्या हक है? हाँ। नहीं आपको क्या हक है? आप बताए ना, आपको क्या नहीं, हक है? आप सही हो वो उनको कहने उनका के लिए कि दूध उनके निकालने इस्तेमाल का का, कोई हक नहीं है। आपका उनके ऊपर हम ये सवारी मान रहे हैं, करने का, हम उनको ये मान रहे हैं उनका आपका इस्तेमाल सवाल, करने का। हाँ बिल्कुल। हमने आपका तो सवाल माना है। पहले शेख हाँ, साहब, अगर तो आपको, तो आप ये पहले कहें। आप सवाल आप लोग पहले सवाल करिए अपने हाँ नहीं, नहीं लिबरल नहीं लोगों से, एथिक्स नहीं लोगों से, जिन्होंने आज तक वहीं से स्टार्टिंग से तो जानवरों से ही इस्तेमाल हुआ है। उनको इस्तेमाल में लाया गया है। ये अपना आज मशीनें आ गई हैं, पहले तो जानवरों का ही इस्तेमाल होता था ना।
हद से जी ज़्यादा जी उनसे काम लिया जाता था। उनको भाई उनको खुराक भी उनके हिसाब से, अब वो क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं, कितनी भूख है उनको, कितना वो काम कर सकते हैं। तो ये सब तो पूछ के इंसान नहीं किया है ना, इंसान तो उनसे काम लिया है। जी शेख अच्छा, साहब, शेख बिल्कुल शेख ऐसा ही साहब, है। जी जी एक आप ख्याली, एक फरमाइए। मिनट ये शेख साहब से पूछ लें। शेख साहब, आप सईद भाई तो नहीं है ना? नहीं नहीं, सही भाई अच्छा तो नहीं। अच्छा, ठीक है। ओ, क्योंकि मुझे ऐसा एक सेकंड के लिए मेरे को कंफ्यूजन हुआ। ख्याली प्लीज। नहीं, आप अब मुफ्ती साहब की स्ट्रीम में देखता हूँ, बताया ना पाबंदी के साथ, और आप आते, मैं आपको बहुत बार वो सुना हूँ। आप मुफ्ती चलिए साहब से चलिए। बात करते हैं या कुछ बात होती है, अब भाई मुफ्ती साहब की स्ट्रीम में रश रहता है तो थोड़ा मोड़ा, अभी आपका मैं देखा खाली तो मैं बोला चलो बात करता हूँ। चलिए चलिए, बिल्कुल अच्छी बढ़िया। बात है ख्याली, आप आप कुछ आए। बोल रहे थे? बिल्कुल अच्छी बात है हम्म, आप आए। ये हमने इसीलिए हम स्ट्रीम कर रहे हैं। हम अपने हम्म, हम अपने ख़्यालात का और अपने जो दलाइल हैं वो रख रहे हैं, जो हमारे एतराज़ात हैं हम वो रख रहे हैं। कोशिश हमारी यही है कि हम किसी का बिला वजह मजाक भी ना उड़ाएं, ना कोई ऐसी कोई चीज़ करें कि जिससे किसी को बिला वजह तकलीफ हो। सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें और एक डायलॉग को जिसे कहते हैं सपोर्ट करें, डायलॉग बिल्कुल को बिल्कुल, आम करें। ये सही है। इसलिए कंस्ट्रक्टिव किसी डायलॉग की जिसे आप कह सकते हो ना, मजाक ना हो, किसी की ब्लास्फेमी ना हो। और किसी की दिल आप, आजारी ना हो। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल मुफ्ती साहब की भी उसमें जाते तो बड़े अच्छे से बात होती है। मैं सुना हूँ, देखा हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो होना चाहिए ये, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, भाई ये आपका नजरिया आए, और हाँ, जो मजहबी लोग हैं उनका नजरिया आए, बिल्कुल बिल्कुल। शेख चर्चा शेख होनी साहब, चाहिए, यानी गुफ्तगू होनी चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। शेख शेख साहब, आपको ये बता देता हूँ कि हम्म, धीरे धीरे, जैसे आपने कहा था ना कि पहले हम कोई काम करते आ रहे थे तो फिर तो वो सही ही होगा, इसलिए अभी भी कर रहे हैं। तो ये जो आर्गुमेंट है ना, ये थोड़ी सी गलत है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप कोई कह सकते हो कि भाई एक क्या जमाने में करते जो आ है, रहे हैं, समझा नहीं मैं। आपने कहा था कि नहीं, हम इंसान जो हैं वो एक जमाने से, बहुत शुरू से ही हम जानवरों को खाते आ रहे हैं, ठीक है। तो वो मैं ये कह नहीं, रहा हूँ मैं कि बोला जानवरों का इस्तेमाल करते आ हाँ, रहे हैं। इस्तेमाल करते आ रहे हैं या चाहे, खाते आ रहे हैं, हाँ, या जो चाहे वो दोनों ही है। लिबरल हो, हम्म। इंसानियत ने उनका इस्तेमाल किया, ये मेरा कहने का। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये मेरा यही हाँ, पॉइंट है। मैं सॉरी, आपको आपका गलत कोट कर दिया। आपने इस्तेमाल कहा था, मैंने खाने का भी ऐड कर दिया, पर दोनों ही चीज़ें इंसान करते आ रहे हैं। इस्तेमाल भी करते आ हम्म, रहे हैं और खाते भी आ रहे थे। पर अगर कोई चीज़ आपको बाद में आके ऐसा लगता है कि शायद अब हमारे पास, क्योंकि जिस ज़माने में हम उसको उनका इस्तेमाल करते थे या उनको इवन खाते भी थे, तब शायद इंसानों के पास चॉइस नहीं थी, ठीक है। तब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कह लो आप, उस हिसाब से हमें खाना भी पड़ता था, क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स रहे हैं वो हंटर गैदरर्स थे। उनके पास ना तो एग्रीकल्चर था, ना क्रॉप्स थी, ना फ्रूट्स इतने मिल पाते थे, ना कुछ मिल पाते थे। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये बदल गई हैं। तो अब धीरे धीरे हमने चेंज कर लिया, खाना बहुत सारा हमारा चेंज हो गया। पहले हमारी सारी जो डाइट होती थी मेजर, वो हमारी हम्म, मीट बेस्ड डाइट होती थी। अब जो हमारी मेजर डाइट है वो प्लांट बेस्ड डाइट है, ठीक है। मेजोरिटी कह लो आप, राइट। हो सकता है कई कंट्रीज में शायद अभी भी या कोई इवन ट्राइब्स हो जो अभी भी मांस ज़्यादा कंज्यूम करती हो। पर मेरे कहने का हम्म, ये मतलब है यहाँ पे कि कोई चीज़ जो है, अगर कोई ज़माने से चलती आ रही, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको आगे भी चलता रहना चाहिए या उसमें बदलाव नहीं लाया जा सकता, ठीक है ना। तो यही जो पॉइंट है, जैसे अब सवारी की बात आप कर लें, तो आज हम्म, की डेट में हमें न तो गधे की सवारी की ज़रूरत है, न घोड़े की हम्म, सवारी की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम्म, वो तो जो भी शादी वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होते हैं आज, ये तो गधे घोड़ी जो भी है वो भी इस्तेमाल हम्म, नहीं होना चाहिए, ठीक है। गाड़ियां हैं, फरारी इस्तेमाल कर लो अगर आपको करना ही है तो, ठीक है। बिल्कुल बेजान चीज इस्तेमाल कर लो। और बेजान चीज इस्तेमाल। मतलब जो फाइलों ने पॉइंट रखा वही, मतलब मैं अगर आपको शॉर्ट करके बता दूं कि मजबूरी के अहकामात कुछ और होते हैं। इस्लाम में भी ऐसा ही है ना, कि मजबूरी में तो आप कुछ ऐसी चीज़ें भी खा सकते हैं कि जो इस्लाम में उमूमन हराम समझी जाती हैं। तो अगर यही उसूल हम लगाएं कि उस मजबूरी के हालात में जब इंसान के पास और वसाइल नहीं थे, तब तक वो इन जानवरों का इसी तरह इस्तेमाल करता रहा।
उनकी उनकी सवारी भी करता रहा, उनसे और भी काम लेता रहा। लेकिन आज के दौर में जब हमारी जो रिलायंस है वो जानवरों पर से कम होती चली जा रही है, और आम तौर पे अब अक्सर इंसान पूरी ज़िंदगी मेरा ख़्याल है इन जानवर की किसी मदद के बगैर भी काम चला लेते हैं, एटलीस्ट डायरेक्टली किसी जानवर को इस्तेमाल नहीं करते। खाने के अलावा, खाने की बात अलग कर रहा हूँ। तो मजबूरी के तौर पे जब तक उसकी ज़रूरत थी हम करते रहे, लेकिन आज के दौर में जब हमारे पास बहुत से ऐसी खाने की भी चीज़ें मौजूद हैं और इस्तेमाल की चीज़ें भी मौजूद हैं, जिसमें इन जानवरों पर कोई उनकी इजाज़त के बगैर या ऐसा कोई इस्तेमाल उनका नहीं होता, तो हम बिल्कुल उसको प्रेफ़र करेंगे। और यही आर्गुमेंट शायद रखना भी चाह रहे हैं कि मजबूरी में हाँ आप ऐसा कर रहे हाँ हो तो ठीक है, लेकिन सिर्फ मजे के लिए, जैसा मुफ्ती साहब ने भी कहा था, मुंह के टेस्ट के लिए कि नहीं यार हमें तो बड़ा मजा आता है गोश्त खाने में, तो क्या ऐसा आप समझते हैं कि फिर भी ठीक ही है? चलो मुफ्ती साहब, हमारे मजहब ने इजाज़त दी है ना, तो आप लोग को तो मजहब का कोई ये है नहीं, तो आप लोग शुरुआत करें ना। जितने शहर बस रहे हैं, जो अभी बड़े-बड़े शहर बसाए गए हैं और जो बड़ी-बड़ी इमारतें, बिल्डिंगें बनाई गई हैं पेड़ों को काट के, और घर बनाए गए हैं, जंगलात साफ किए गए हैं, तो इनको रिवाइव करें, है ना? तो यही जी, जी, सभी तो कोशिश कर जानवर सकते हैं ना। बचेंगे ना। नहीं, नहीं, बिल्कुल कोशिश ही कर सकते हैं ना। हम जैसे हर हाँ, काम इंसान हाँ, अपने हाथ से तो नहीं करता, लेकिन हाँ, हाँ। हम एक अवेयरनेस फैला सकते हैं लोगों में, वो तो जब जो हम आप जब ज़रूरत पड़ती है तो कर सकते पूरी तरह से बंद कर दें। हेलो। हैं। जी, जी, आपकी आवाज़ आ रही है। आ रही है हाँ, आपकी आवाज। हाँ, पूरी तरह से बंद कर दें, तब उसके बाद आप मज़हब से सवाल कर सकते हैं। अभी तो आपके यहाँ दुनिया भर का है। नहीं, मैं आपको बताऊँ, आपके पॉइंट में अगेन मैं एक आपको मिसाल देके समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मिसाल के तौर पे और अभी तो मैं सुना हूँ एक कोई भी चीज़ बगैर दूसरे को खाए ज़िंदा रह ही नहीं सकता है। हत्ता कि सुना हूँ जो ये साग-सब्ज़ी खाई जा रही है, जो जितने फ्रूट्स खाए जा रहे हैं, ये सब भी एक ज़िंदगी रखते हैं, इनके अंदर भी जान है और इनके अंदर भी ये है, तो आखिर नहीं, उनकी ज़िंदगी का क्या होगा? शेख तकलीफ साहब तो एक ऐसा मिनट है। एक मिनट आपको रोकूंगा, है ना? ख्याली आप हाँ, बोलो। नहीं, आप फाइलो, आप अगर आप इस पे स्पेसिफिक रखना चाह रहे हो तो कर हाँ, लो, मैं नहीं भी। देखो, शेख साहब आपने एक चीज़ कही कि ये जान रखते हैं, ठीक है? तो अब ये जान हाँ, रखने, अब इसमें आपने एक सवाल पैदा कर दिया, क्या ये शऊर रखते हैं क्या? ये सवाल होना चाहिए। क्या ये जो प्लांट्स हैं इनमें शऊर है? हाँ या ना? शौ आप बताइए। बिल्कुल, शऊर बिल्कुल। मतलब ये अकल, अकल नहीं, कॉन्शियसनेस, एहसास, कॉन्शियसनेस, एहसास, कम से कम एहसास, सोचना। एहसास कह लीजिए, हाँ, एहसास कॉन्शियसनेस के जिसको कहते हैं। एहसासात, तकलीफ हाँ, कम से कम उनको हो सकती है। मैं तो सुना हूँ शायद रखते हैं, यानी इनको नहीं छू दिया जाए। कुछ ऐसे प्लांट है जिनको खाली टच कर दो तो वो रिएक्शन करते हैं, नहीं, यानी और कुछ। वो जो आप शेख साहब आप जो बता रहे हैं ना, वो तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हैं, वो उनके अपने आप को प्रिजर्व करने के तरीके हैं, ठीक है? नहीं, पर कुछ जो तो होगा ना जो उनके शऊर पास। जो है, पेन पेन वाला, पेन किसको होता है, ये दर्द किसको होता है? दर्द उनको होता है जिनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, ठीक है? अब ये इसको हिंदी में क्या कहते हैं या उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं आइडिया, पर जिसका आप थोड़ी बहुत समझते हैं अंग्रेजी, राइट? अब थोड़ी बहुत, बहुत बहुत कम। तो आपका, आम। हमारा जो दिमाग है और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, और वहाँ से हाँ, सारी नसें जाती हैं हमारी ना, तो ये नसें हाँ, जिसकी हैं, उनका आप कहते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, राइट? उन हाँ, मखलूक़ात को पेन फील होता है जिनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ये सिस्टम हो पूरा, ठीक है? पर ये हाँ, जो सिस्टम है ये प्लांट्स में नहीं होता है, राइट? तो वो जो रिएक्शंस जो उनकी आती हैं वो तो ठीक है, पर वो पेन फील करते हैं या नहीं? तो आपकी मयार ये होना चाहिए कि क्या कोई पेन फील करता है या नहीं फील करता है, ठीक है? थ्रेट परसेप्शन जो है वो तो अलग हो गया आपका, ठीक है ना? उनको, वो अपने आप को समेट लेते हैं, वो अलग चीज़ हो गई। पर वो क्या, वो वाक़ई उनको दर्द महसूस होता है? ये सवाल है, अच्छा, और इस अच्छा। पे अभी तक जूरी जो है वो पूरी तरह से सहमत नहीं है। कहना ये है उनका कि ये इन उनको पेन नहीं फ़ील होता क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है उनके पास, ठीक है?
पर हाँ, ये है दूसरी एक और चीज जो उनमें अलग है प्लांट्स में, वो ये है कि अगर आप एक पेड़ की पत्ती काट लेते हो तो वो थोड़े टाइम बाद उसकी वो बढ़ जाती है, राइट? आप इंसान का एक हाथ काट के देख लो, क्या वो बढ़ता है? या किसी और मखलूक का एक हाथ काट के देख लो, या कोई एक उसका बॉडी पार्ट काट के देख लो, क्या वो बढ़ता है? प्लांट्स में तो आप जिंदा पत्ती तो तोड़ रहता है दोगे, ना टहनी तोड़ दोगे, वो वापस ग्रीन हो जाएगा। आप उसकी सारी टहनियाँ, इंसान। उसके सारे वो फल आप फल खा लोगे। वो जिंदगी एक का और ताल्लुक हो गया। एक और आपको और एक मजे की चीज इंसान को बताता हूँ। अगर एक हाथ कट गया या उसका पैर कट गया तो फिर भी वो अपनी लाइफ तो जीता है ना। तो वैसी उनकी भी तो जो पेड़ की पौधे की जो लाइफ होगी वो अपनी लाइफ जिएगा। नहीं, पर वो वापस ये आता है कि आपका। नहीं? मेरा मेरा सवाल वो नहीं है कि वो जीता है या नहीं। वो वैसे हाँ, जी पाएगा कि जैसे नॉर्मली हाथ के साथ जीता था। अगर उसके हाथ और पैर काट दिए जाएं, वो वैसे ही जी पाएगा जैसे वो पहले जीता था। पेड़ों के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है, प्लांट्स के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आप जो दो अलग चीज़ों, आपको किसी ने ये बता दिया कि मेरे को इस तरह से डिफेंड करना है, पर आप इसको आराम से ठंडे दिमाग से बैठ के सोचना कि दोनों में अच्छा क्या क्या ये डिफरेंसेस है। बताइए, ये जो तरह तरह की दवाइयाँ आई है प्लांट पे मारने की, कीटाणु मारने की, मच्छर मारने की, मक्खी मारने की, ये ये इजाद तो ये साइंसदान ही लोग किए होंगे। तो इन्होंने क्यों किया ये? इनको नहीं मालूम था ये लोग जान रखते, इनको भी दर्द होगा, इनको भी ये होगा, उनकी भी मौत होगी, उनको भी जीने का हक है। क्यों ये सब इन लोगों ने दवाओं का इजाद किया? हाँ, नहीं, आपकी बात सही है। कहीं ना कहीं हम इंसान जो हैं वो परफेक्ट तो नहीं है कहीं भी, ठीक है ना? हाँ, तो हमने इसीलिए कई मैं कहता हमारे हूँ अहकामात जो कि हैं। एक कहीं न कहीं हमको रुकना पड़ेगा, कहीं न कहीं हमको सोचना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो खाने की जिसकी इजाज़त है, उसमें लॉजिक दिखता भी है, उसके पीछे कुछ रीज़न भी है। जो जानवर खाने में इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी पैदाइश भी देखी जाए और उनको ये भी देखा जाए कि वो आखिर इंसान के अगर इस्तेमाल में आ रहा है तो उसको आदमी अच्छा इंसान अपने आप को बढ़ता समझ रहा है, जानवर को फिर भी कमतर समझेगा। तो जानवर का अगर इस्तेमाल कर रहा है वो, चाहे उसका दूध निकाल के, चाहे उसको सवारी करके, चाहे उसको ज़बह करके काट के खा के, तो एक तो ये वो ऊपर क्रिएटर का भी है, इजाज़त है कि भाई हमने जिसकी जो जानवर की इजाज़त दी आप इसको खा सकते हैं। तो मुझे वो नहीं लगता परे कि वो उस पर शेख हमने शेख साहब, आपको ख्याली ने बताई ना उसके साथ क्या परेशानी है कि अगर क्रिएटर ने बोल दिया तो कोई और जो जिसका कोई और खुदा है वो कहेगा कि भाई हम तो इंसानों के बच्चों को खाना सही है, हमारे खुदा ने तो वो तो सही आर्गुमेंट वो नहीं हुआ वो ना। तो वो तो मेरे बराबर का है ना। मैं तो उससे ये लड़ सकता हूँ भाई, तुमसे तुम्हारे में मेरे में क्या कमी है जो आप मुझे मार के खाना चाहते? आप क्या बढ़तर? जानवरों में तो कम से कम बोलेगा आप जानवर तो दूसरे, हमारे वो लेवल का नहीं बोलेगा है ना। नहीं, वो यही तो मैं कह रहा हूँ, ये लेवल जो आपने डिसाइड किया, फॉर एग्जांपल वो बोलेगा भाई तुम दूसरी नस्ल के इंसान हो, तुम नहीं हो हमारी नस्ल के इंसान, इसलिए हम तुम्हें खा सकते हैं। यानी ह्यूमन नहीं है। नहीं, ह्यूमन से इंसान है अलग दूसरी है। नस्ल के, भाई तुम आप दूसरे नस्ल के इंसान है, आपने डिफरेंशिएट ही करना है ना, तो किसी भी बुनियाद पर डिफरेंट, वो कहता है ये यार तुम किसी दूसरे रंग के इंसान हो। ये तो ये ह्यूमन तो या इंसान मैार है, ये तो आपने तय की हाँ, है ना। ये तो आपने तय ये कर दिया ना आपके कि आपने इंसान तय इंसान की को है। नहीं मारेगा। हाँ, नहीं नहीं, मैं उसकी बनावट भी तो देख सकता हूँ। मैं तुम्हारे में मेरे में क्या, आप अकल रखते हैं मैं भी अकल रखता हूँ, आप नहीं देखते हैं मैं भी देखता हूँ, आपके नहीं तो दो हाथ है मेरे भी दो हाथ। मैं नहीं, तो उसको मैं समझ गया उसको आपका पॉइंट। अगर अगर हाँ, मर्द कहेगा यार औरतें को मार सकते हैं, जब हम इस्तेमाल कर हाँ, लें तो उनको मार देंगे, आप मार के काट के खा सकते हैं, ठीक है? औरत तो को। क्या आप ये कहेंगे कि जी वो नहीं, वो इंसान, वो बोलेगे भाई वो इंसान बोलेगा, ये आपको बोल सकता है कहीं कि भाई मैं इसलिए औरतों को मारना जायज समझता हूँ क्योंकि देखो, वो तो एक अलग औरत अलग मर्द का चीज है। तालमेल है, औरत से मर्द है, मर्द से औरत है। ये तो फायदा ये काम निकाल के खा जाए ना फिर वो उसको, देखें, हाँ, पॉइंट समझें, पॉइंट समझें। असल जो आप जो बात, बता रहे हैं ना, ये दुनिया हाँ, का नाश बता रहे हैं। मैं ये नहीं लॉजिक से शेख सही है। साहब, आप बात नहीं समझ पा रहे। मैं आपको एक बार और फिर से वाजे कर देता हूँ। चलो, मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, है ना, एक अच्छा, ठीक है, हाँ, बोलिए। एक अच्छी मिसाल देता हूँ मैं आपको।
अब बोलिए। फर्ज कर लो किसी एक आपने कहा ना इसके भी हाथ हैं, मेरे भी हाथ हैं, उसके भी पाँव हैं, मेरे भी पाँव हैं। आपने कभी सुना है कि वो जो कुछ एक जो बच्चे होते हैं वो उनके ना हाथ होते हैं ना पाँव होते हैं, वो बिल्कुल उनको बोलते हैं वो पैदाइशी जो है वो उनको क्या बोलते हैं कुछ भी नहीं होता, वो मतलब बस सिर्फ अपंग सर होता है अपंग। और धड़ होता है बस, है ना। तो आप उनको कह के हाँ, बोलोगे कि नहीं हाँ इनको तो हम मार के खा सकते हैं। वो ह्यूमन है ना भाई, इंसान के पेट से जन्म लिया है, इंसान है वो, उसके एक आध शेख साहब, आजा कम है, लेकिन इंसान शेख तो साहब, है ना वो। शेख साहब, अभी आपने मिसाल दी थी कि वही 2 हाथ हैं, 2 टाँगें हैं, तो जानवर भी तो ये कैस जानवर का भी तो ये मामला है ना। 2 हाथ हैं, 2 नाक हैं, 2 टाँगें हैं अक्सर की, ठीक है? 2 हाथ भी हाथनुमा चीज़ें भी हैं। तो देखिए वो आपने एक आर्बिट्रेरी स्टैंडर्ड बनाया है कि क्योंकि ये इंसान है और इंसान हमारे जैसा है, इसलिए हम उसको नहीं खाएँगे, और असल जो आपने बात बताई वो ये कि खुदा ने इजाज़त नहीं दी। असल मसला 100 ये है। बात की एक बात, आप बताएं क्या आप जानवर को इंसान के बराबर का मानते हैं? इंसान हम के लेवल का है जानवर? उसके उसके जीने के हक को बिल्कुल हाँ। चलो शेख भाई एक काम करते हैं, आज की स्ट्रीम को अपन यहीं तक सीमित रखते हैं। ये जो आपने सवाल किए हैं ना इस पे हम आगे और कभी स्ट्रीम रखेंगे, क्योंकि इसमें से कुछ जो सवाल हैं वो उसके लिए थोड़ी और बड़ी स्ट्रीम चाहिए, लंबी स्ट्रीम चाहिए और थोड़े और तो आपकी हम स्ट्रीम आराम होती से। कब है? क्या कुछ दिन तारीख कुछ कोई ऐसा तय दिन है? तय नहीं है, पर हम करीब करीब 10-12 घंटे पहले हम शेड्यूल पर लगा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लें तो आपको नोटिफिकेशन आ अच्छा। जाएगा। और अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, बहुत बहुत अच्छा लगा। आप आते रहिए और सवाल बिल्कुल पूछते रहिए। ये जो कॉन्वर्सेशन हाँ आपके और हमारे बीच में हुई है ये बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। और हाँ। ये मुफ्ती साहब को मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कॉन्वर्सेशन हमेशा होते रहना चाहिए। तो पर ये बिल्कुल जो सवाल बिल्कुल, है ये ये, चीज सही है हाँ बोलिए। कि बातचीत होनी चाहिए, मिलना बिल्कुल जुलना बिल्कुल। रहना चाहिए। अच्छा बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपका अकाउंट आपकी बेटी का है मेरे ख्याल से, नाम आपका देख के हाँ मुझे हाँ लगा कि हाँ कोई, हाँ, ये हाँ लड़की मैं, है जी। बिल्कुल बिल्कुल। और चलिए ये आप नाम इंडिया से मुझे ये ताल्लुक़ लगा रखते कि हैं? नाम से हाँ, मैं मुझे भी भारत हैरत हो रही थी इंडिया कि से। ये नाम आदमियों का मैंने नहीं सुना। नहीं मैं इसलिए पहली बार मैं थोड़ा बड़े उससे मुझे मतलब मुझे भी वही लगा। चलिए शेख साहब आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। आप आते रहिए, अगली बार हम ज़रूर ये इस पे एक स्ट्रीम करेंगे पूरी अच्छे से, ये पूरा डिटेल में, क्योंकि अभी हमारी स्ट्रीम जो थी वो सिर्फ वो जो मुफ्ती साहब का वीडियो है उसको तनकीदी नज़र से देखने के लिए की थी। तो अभी थोड़ा अगर उस दूसरी साइड जाएंगे तो बहुत लंबी स्ट्रीम हो जाएगी। तो आपसे फिर अगर अगली बार कभी मिलेंगे, है ना। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अच्छा और ठीक नोटिफिकेशन फिर आपको जब भी मिलेगा तो आप आ जाइए, ठीक है ना। है, ठीक है, चलिए धन्यवाद। चलिए ख्याली आप कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स देंगे? बस आई थिंक अच्छी स्ट्रीम रही, अच्छी, शेख साहब से भी अच्छी बात रही। इसी तरह से लोग आएँ, अपने अपने पॉइंट्स रख सकते हैं, हम भी अपना अपना नुक्ता नज़र पेश करते कर उनको करेंगे, अपने आर्गुमेंट्स उनको रखेंगे उनके सामने। यही हम चाहते हैं कि जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि डायलॉग हो, डिस्कशन हो, एक अच्छे माहौल में हो, और यू नो बातचीत से ही आई थिंक बातचीत ही बहुत से मसलों का हल है। हम अब हर इंसान ख्याली का ख्याली एक मिनट में रोकूंगा। अरे बहुत आपके बैकग्राउंड में सॉरी हवा सॉरी शायद तेज चल रही है मेरे ख्याल से। हाँ शायद, सॉरी। हाँ ठीक है, तो बस पहले मैं शॉर्ट रखूँगा, मैं ये कहता हूँ, मैं ये कहूँगा कि अच्छी स्ट्रीम रही, और आई थिंक इसी तरह से लोग आएँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखें, हम भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, और कोशिश है कि अच्छे माहौल में इसी तरह से बातचीत हो। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा जो भी लोग जुड़े या जुड़ेंगे आगे देखेंगे उनसे मेरी यही गुजारिश है कि अगर आपको इस तरह की कॉन्वर्सेशंस और आगे होते हुए देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे वीडियो के नीचे एक आध दो कमेंट्स ज़रूर छोड़िए। जितने भी आप लोग आएँ ज़रूर कमेंट्स छोड़िए, आपकी जो भी टेक रहे। आप चाहे हमारी स्ट्रीम को अगर गलत समझे कि हमने कहीं कुछ गलत बयानी की है या कुछ किसी की दिल आज़ारी की है तो वो भी आप लिखें, ज़रूर लिखें, हमें बताइए, ताकि हमें मौका मिले अपने आप को
सुधारने का, या हमारी गलतियां अगर कहीं हुई है तो हम उसको अगली बारी आपसे माजरत कर सकें उस एतबार से। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर बेल बटन पे आप क्लिक कर दें तो नेक्स्ट जो भी स्ट्रीम होगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट स्ट्रीम में मोस्टली महादिन भी साथ आ जाएगा। तो फिर अच्छी स्ट्रीम होगी, और फिर हमारा कंटिन्यूएशन है नेक्स्ट स्ट्रीम में। हमारी वो जो डिबेट रिव्यू हुआ था मोहम्मद हिजाब, हमजा सॉर्सिस और जो साउथ अफ्रीकन जो एथियस ग्रुप था उनके साथ जो डिबेट है, मोस्ट प्रॉब्ली हम उसको आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करेंगे। इस तरह से अभी तक प्लान है, पर वो हो सकता है शायद चेंज भी हो जाए। पर चलिए, अच्छा लगा आज की गुफ्तगू में। ख्याली सभी को टाटा बाय बाय। ख्याली स्टूडियो में रही है ना? जी जी बिल्कुल।